नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 41 घायल। ये युन ने आज वीरान हड्डियों से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटा ली थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ऊर्जा इतनी हिंसक और जबरदस्त होगी। उसने शुरू में अनुमान लगाया था कि उसे उन निर्जन हड्डियों की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने में कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे। लेकिन फिलहाल ये युन ने उन कुछ सेकंडों में उतनी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी जितनी उसने कुछ दिन पहले कुल मिलाकर अवशोषित की थी। क्या ये मेरिडियन को खोलने का परिणाम हो सकता है? ये युन ने अपने शरीर की नसों में गर्मी महसूस की। उसे अचानक एक बात समझ में आ गई। ये पहली बार था जब वह नश्वर रक्त के चौथे स्तर मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उजाड़ हड्डियों को अवशोषित कर रहा था। पहले ये युन की नसें अवरुद्ध थीं, इसलिए वह केवल अपने शरीर के माध्यम से ही निर्जन हड्डियों की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। चूंकि उसके शरीर की क्षमता सीमित थी, इसलिए ये युन आमतौर पर जल्दी तृप्त हो जाता था। लेकिन जब उसकी नाड़ियां खुल गईं, तो स्थिति अलग थी। नाड़ियां शरीर की युवांची ऊर्जा को स्थानांतरित करने वाली नलिकाएं हैं, इसलिए उनकी क्षमता मांस की तुलना में कहीं अधिक थी। मेरिडियन एक ऊर्जा राजमार्ग की तरह थे। ये युन का मेरिडियन क्षेत्र तक पहुंचना उसके शरीर के भीतर एक ऊर्जा राजमार्ग खोलने के बराबर था। पहले निर्जन हड्डियों की ऊर्जा ये युन के शरीर में समा जाती थी, लेकिन अब यह ऊर्जा सीधे मेरिडियन मार्ग का उपयोग करके उसके शरीर में प्रवेश करती थी। ये बिल्कुल अद्वितीय था। ये युन को मार्शल आर्ट की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, इसलिए उसे अंतर का ज्ञान नहीं था। इसी कारण उसे चोट लग गई, और वह चोट काफी गंभीर थी। ये युन ने कुछ ही दिन पहले अपनी नसों को खोला था, इसलिए वह ऊर्जा के अचानक प्रवाह को सहन नहीं कर पाया। उसने पलक झपकते ही फ्रॉस्ट पाइथन की सारी वीरान हड्डियों का सार सोख लिया था। ऐसा भी होता है, अत्यधिक ऊर्जा अवशोषित करने से ऐसा होता है। ये तो बहुत बुरी किस्मत है। ये युन को बेहद बदकिस्मती महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर की नसें फटने वाली हों। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खुले खुले सी फूड बुफे में खाने के बाद उसे बदहजमी हो गई हो और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़े। दरअसल यदि ऊर्जा एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाए तो ये किसी व्यक्ति की नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। मार्शल आर्ट की दुनिया में यह कोई नई बात नहीं थी। आम लोग पुरानी जड़ी बूटियों को पचा न पाने के कारण मर सकते थे। कुछ योद्धा मृत शरीर की हड्डियों के अवशेष को पचा न पाने के कारण विस्फोट से मर जाते थे। इस तरह मरना सचमुच दयनीय था। ये युन को लगा कि यह अत्यधिक भोजन करने से मरने जैसा ही था। ये युन को लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो। उसे अपने गले में कुछ चटकने जैसा महसूस हुआ, फिर अचानक उसके मुंह से खून का एक घूंट ऊपर की ओर उछल पड़ा। अरे नन्हे बंदर, जमीन पर क्यों लेटे हो? क्या मरने का नाटक कर रहे हो ताकि काम न करना पड़े? एक काले चेहरे वाले आदमी ने चिढ़कर डांटा। इस आदमी का एक बेटा था, दा टाओ। उसने कुछ दिन पहले ये युन के खिलाफ दा टाओ का इस्तेमाल भी किया था। धिक्कार है, क्या तुमने मेरी बात सुनी? दा टाओ के पिता ये युन को जमीन पर पड़ा देखकर भड़क उठे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी और ये युन को कुछ लात मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि ये युन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर कांप रहा था। उसकी नाक और कान से ताजा खून बह रहा था। ये देखकर दाटू के पिता अवाक रह गए। कुछ हुआ। हालांकि दाटू के पिता अच्छे इंसान नहीं थे, उनकी जुबान बहुत तीखी थी और उन्हें दूसरों की चीजें जमा करने का शौक था। फिर भी मरते हुए व्यक्ति को देखकर वे घबरा जाते थे। जल्दी करो, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दो। उन्हें बताओ कि कोई मर रहा है, दाटू के पिता ने अपने साथियों से कहा। ये दाटाओ के पिता द्वारा ये युन को कोसना नहीं था, लेकिन ये युन को 7 छिद्रों से खून बहते देखकर वह कैसे नहीं मरता। लियान कबीले में व्यावहारिक रूप से कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी। संसाधनों की कमी के कारण कबीले के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी, इसलिए साधारण सर्दी जुकाम भी मौत का कारण बन सकता था। 7 छिद्रों से रक्तस्राव की तो बात ही क्या। दाटाओ के पिता को यकीन था कि ये युन की मौत निश्चित है। नन्हे बंदर, प्लीज यहाँ मत मरो। अगर मरना ही है तो कहीं और चले जाओ। दाटाओ के पिता ये युन को पकड़ने ही वाले थे कि जैसे ही उन्होंने ये युन का हाथ छुआ, उन्हें जलन महसूस हुई। दाटाओ के पिता दर्द से चिल्ला उठे। वे गिर पड़े और लकड़ियों के ढेर पर जा गिरे। उनका सिर लगभग लाल गर्म कड़ाही से टकरा गया था। अगर ऐसा होता तो उनकी जान ही निकल जाती। फिर भी दाटाओ के पिता ने अपने कुछ बाल जला दिए। इससे वे बुरी तरह डर गए। ऐसा लगा जैसे ये युन को छूते ही उनके शरीर में कुछ प्रवेश कर गया हो। ये क्या? दाटाओ के पिता चौंक गए। ये मामला बहुत ही अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी सांप ने काट लिया हो। ये युन को छूने वाला उनका हाथ अभी भी कांप रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ? कई लोग दौड़कर वहां आ गए। दाटाओ के पिता अभी सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि इस बच्चे पर किसी बुरी आत्मा का साया है। जल्दी करो, युवा स्वामी लियान को सूचित करो। दाटू के पिता की सजा पूरी होने के बाद एक व्यक्ति सूचना देने के लिए दौड़ा। दाटाओ के पिता सोचने लगे और डरते हुए ये युन से बोले, मैं कहता हूँ नन्हे बंदर। अरे नहीं, मैं कहता हूँ नन्हे भाई। तुम्हें क्या हुआ है? हिम्मत रखो, मैंने लोगों को बुला लिया है। कबीले का वैद्य जल्द ही आ जाएगा। दाटाओ के पिता भले ही ऐसा कहें, लेकिन वे जानते थे कि कबीले का इकलौता डॉक्टर शायद ही ये युन को बचाने के लिए आगे आएगा। वह डॉक्टर कबीले के उच्च वर्ग के लिए ही था। अगर ऐसा नहीं होता तो कबीले के 1000 लोगों में से हर कोई बीमार होने पर उसी से सलाह लेता, तो वह कभी भी सब कुछ संभाल नहीं पाता।
और अगर वह संभाल भी लेता तो दवाइयां अपर्याप्त थीं। लियान कबीले की दवाइयां अत्यंत मूल्यवान थीं, इसलिए जब कोई गरीब व्यक्ति बीमार पड़ जाता था तो उसे खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अगर वह जीवित नहीं रह पाता तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। आखिर जीवन इतना सस्ता था। छोटे भाई, मैं पहले लालची था। मैंने तुम्हारा दलिया चुरा लिया था। कृपया मुझे दोष मत दो। दाटाओ के पिता को यह नहीं पता था कि झांग युक्सियन ने ये यून की प्रशंसा की थी, लेकिन ये यून को मृत्युशैया पर देखकर उन्होंने उसकी मृत्यु से पहले उससे सुलह करने का फैसला किया। उन्हें डर था कि ये यून भूत बनकर उनसे बदला लेने के लिए उन्हें परेशान करेगा। विशाल निर्जन वन में रहने वाले लोग अंधविश्वासी थे, शायद इसलिए क्योंकि जीवन कठिन था और उन्हें किसी सहारे की जरूरत थी। उनका मानना था कि दुष्ट लोग नरक में जाएंगे और अच्छे लोग स्वर्ग में। गरीबों को अच्छे परिवार में पुनर्जन्म लेने का अवसर मिलता था। ये यून ने ये सब सुना और वह समझ नहीं पा रही थी कि रो यहाँ से। मैं अभी मरी भी नहीं हूँ और मुझ पर अभी से श्राप लग रहा है। हालांकि यह एक दर्दनाक सबक था। अगर वह वीरान हड्डियों के सार को बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता तो उसकी सचमुच मृत्यु हो सकती थी। आज इस हालत में होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था। अति सुख दुख का कारण बनता है, ये कहावत उनकी वर्तमान स्थिति का सटीक वर्णन करती है। ... चूंकि ये यून अपनी क्षतिग्रस्त नसों से पीड़ित था और उसके साथ छिद्रों से रक्तस्राव हो रहा था, इसलिए लियान चेंग्यू को झाओ तेजू से पहले ही यह खबर मिल चुकी थी। युवा स्वामी लियान, हाँ, वो ये यून बच नहीं पाएगा। मैंने सुना है उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा है। झाओ तेजू ये यून के मुसीबत में होने की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। लॉर्ड लियान से प्रशंसा पाने वाला ये बच्चा तो निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। ओह, लियान चेंग्यू वैसे तो प्रशिक्षण कर रहा था, लेकिन झाओ तेजू की बातें सुनकर उसकी हरकतें धीमी हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। ये कैसा अभिशाप है। लियान चेंग्यू को लगा कि यह तो बस आम लोगों की मूर्खता है। लियान चेंग्यू को पूरा यकीन था कि उनकी यह हालत वीरान हड्डियों की बर्फीली ऊर्जा और रक्त पतला करने वाली गोली का नतीजा है। इस बच्चे के मरने का समय आ गया है। अध्याय 42, खाई में कूदना। फ्रॉस्ट पाइथन की बर्फीली ऊर्जा से प्रभावित होने और रक्त पतला करने वाली गोली से व्यक्ति की जीवन शक्ति के अत्यधिक दोहन के लक्षण वही थे जो यून अनुभव कर रही थी। अक्सर लोग काले रंग का खून उगलते हैं और उनका चेहरा राख जैसा बेजान दिखता है। हालांकि यह 7 छिद्रों से खून बहने जितना भयावह नहीं था, लेकिन मामूली विचलन असामान्य नहीं थे। आखिर हर किसी का शरीर अलग होता है, और लियान चेंग्यू के अनुमान के अनुसार यद्यपि ये यून में मार्शल आर्ट की प्रतिभा थी, उसका शरीर बहुत कमजोर था। उसकी जीवन शक्ति रक्त पतला करने वाली गोली के अतिरिक्त उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए निर्जीव हड्डियों को परिष्कृत करने वाले पुरुषों में ये यून सबसे पहले हार मान लेगा। वह छोटा गुलाम, वो तो बहुत जल्दी हार मान गया। मैं उसके साथ 2 दिन और खेलने की योजना बना रहा था। अफसोस, वह मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। लियान चेंग्यू को विश्वास नहीं था कि यून अपने भाग्य से बच पाएगा। फ्रॉस्ट पाइथन की हिम ऊर्जा का कोई इलाज नहीं था। एक आम आदमी के लिए ये जानलेवा थी। यहाँ तक कि यून या लियान चेंग्यू भी फ्रॉस्ट पाइथन की हिम ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते, वरना उन्हें इतने सारे लोगों की बलि देकर हिम विष को अवशोषित करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह के पाले के विष से केवल एक निर्जन स्वर्ग स्वामी ही छुटकारा पा सकता था, वरना एक बैंगनी रक्त योद्धा भी पाले के अजगर की निर्जन हड्डियों के सार को ग्रहण करने का साहस नहीं करता। लियान चेंग्यू वास्तव में यून की आसन मृत्यु को लेकर चिंतित थी। झांग युक्सियन के जाते ही यून की मृत्यु हो जाने से क्या ऐसा संयोग झांग युक्सियन के संदेह का कारण बन सकता है। लेकिन लियान चेंग्यू की चिंता ने उसे एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। अगले ही पल उसने अपना प्रशिक्षण जारी रखा। उनकी हरकतें हमेशा की तरह सहज थीं, किसी को भी उनमें जरा सी भी कमी नहीं नजर आई। अपने सभी दांव पेच पूरे करने के बाद लियान चेंग्यू धीरे धीरे शांत हो गया। प्रत्येक चाल को उसने बारीकी से और सटीक रूप से अंजाम दिया था। काम खत्म करने के बाद लियान चेंग्यू को अचानक कुछ सूझा। उसके होठों के कोने मुड़ गए। ये यून ने उसे प्रेरणा दी थी। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वह मर भी जाए तो क्या हुआ। वीरान हड्डियों के परिष्करण पर इसका असर मत पड़ने दो, लियान चेंग्यू ने ठंडे स्वर में कहा। बेशक वीरान हड्डियों का शुद्धिकरण तो होना ही है। मैंने बाकी सबको काम जारी रखने का आदेश दे दिया है, लेकिन उस छोटे कमीने के शरीर का क्या करें? क्या मैं कुछ भाइयों को बुलाकर उस छोटे कमीने को लटका दूं और उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं? झाओ तेजू ने मुस्कुराते हुए कहा। ये यून की मौत ही उसकी सजा होगी। उसके नितंबों में अभी भी दर्द हो रहा था। झाओ तेजू ने बेवजह अपने गुदा दर्द का दोष ही यून पर डाल दिया था। लियान चेंग्यू ने ठंडे लहजे में कहा, ये यून के शव को क्षत विक्षत करने के लिए लटकाकर क्या तुम चाहते हो कि पूरा गांव उसे देखे? जब ऐसा होगा तो लोग सोचेंगे कि ये यून को हमने ही नुकसान पहुंचाया है। जब लॉर्ड झांग हमसे पूछताछ करेंगे तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जी हाँ, युवा स्वामी लियान सही कह रहे हैं, झाओ तेजू ने तुरंत कहा। मैं तो बहुत ही सरल सोचता हूँ। आखिरकार युवा स्वामी लियान बुद्धिमान है। अच्छा, ये यून के शव को जियांग शियाओरू के घर ले चलो। शुद्धिकरण के बर्तन के पास मरना उसके लिए अशुभ होगा। याद रखना, जब तुम उस छोटे बदमाश को लाओ तो ये सुनिश्चित कर लेना कि वह सचमुच मर चुका है। छोड़ो, मैं खुद जांच कर लूंगा। लियान चेंग्यू को यह बात अजीब लगी कि यून बार बार पुनर्जीवित हो रहा था। हालांकि वीरान हड्डियों के बर्फीले विष से उसकी मृत्यु निश्चित थी, फिर भी लियान चेंग्यू निश्चिंत होने के लिए इसकी पुष्टि करना चाहता था। जियांग शियाओरू, हाँ, मुझे आश्चर्य है कि जब वह छोटी बच्ची अपने भाई को देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। झाओ तेजू ने उत्साहित भाव से कहा। लियान चेंग्यू जानती थी कि जियांग शियाओरू और ये यून के रिश्ते को देखते ही वह यून को देखते ही बेहोश हो जाएगी।
लेकिन लियान चेंगयू के मन में महिलाओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। यह विशाल निर्जन वन था जो क्रूर और दुखद हत्याओं से भरा हुआ था। लियान चेंगयू जियांग शियाओरू को यह दिखाना चाहता था कि इस विशाल वन में जीवन कैसा होता है। वह किसी भी महिला को बिगाड़ता नहीं था, भले ही वह उसे पसंद करता हो। वह भविष्य का अभिजात वर्ग था। वह महिलाओं को यह समझाना चाहता था कि यह वही लियान चेंगयू था जिसने उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाई। वही था जिसने उन्हें भोजन और रहने की जगह दी। महिलाओं को उनकी सराहना करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करना सीखना चाहिए। जिन महिलाओं के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया वे उनके लिए एक अनमोल उपहार थी, और जिन महिलाओं के साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया वह उनके कर्मों का फल था। उनके बिना वे सभी महिलाएं उस विशाल जंगल में मर जाती। इसका कारण लियान चेंगयू की हीन भावना थी। वह दुनिया से नफरत करता था और धीरे धीरे एक कट्टर तानाशाह बन गया। वह प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और अपने आसपास के सभी लोगों के जीवन को नियंत्रित करना चाहता था। ये यून के संकट में होने के कारण वीरान हड्डियों को शुद्ध करने वाले लोग आश्वस्त हो गए कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उनमें से किसी ने भी ये यून को छूने की हिम्मत नहीं की। यह कोई मजाक नहीं है। अगर ये यून की मौत हो गई तो आत्मा अपना निशाना बदल सकती है। क्या होगा अगर वह उनमें से किसी एक को अपने वश में कर ले? अगर वे उस भट्टी की रखवाली न कर रहे होते तो वे सब कब के खत्म हो चुके होते। वर्तमान में ये यून का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी नाक से खून बह रहा था। आज का दिन वाकई बहुत बड़ा था, एक ही बार में उन वीरान हड्डियों का सारा रस निचोड़ लेना। ये यून को अपने भाग्य पर शुक्रगुजार होना पड़ा कि इतनी अधिक ऊर्जा से उसकी छोटी छोटी नसें फट नहीं गईं। मुखबिर के लौट आने पर ये यून समझ गया कि अब वह यहाँ और इंतजार नहीं कर सकता। उसकी हालत गांव लौटने की नहीं थी। वह अपना जीवन दूसरों के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था। उसकी वर्तमान स्थिति में लियान चेंगयू का विरोध करना असंभव था। मुझे एक शांत जगह ढूंढनी होगी और इस दमनकारी ऊर्जा को जल्दी से आत्मसात करना होगा, ये यून ने शरीर उठाने से पहले सोचा। वह पास की खाई की ओर चल पड़ा। इस खाई के तल में लियान आदिवासी कबीले की पूर्वी नदी बहती थी। पूर्वी नदी का जल प्रवाह अत्यंत उग्र था। जिस झरने पर ये यून ने पहले अभ्यास किया था वह पूर्वी नदी का ही एक हिस्सा था। बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? ये यून को खाई की ओर जाते देख ऐसा लगा मानो वह कूदने ही वाला हो। डर से उन आदमियों के चेहरे पीले पड़ गए थे। उस पर बुरी आत्माओं का साया है। बुरी आत्माएं। दाटाओ के पिता अपना आपा खो बैठे। उन्हें लगा कि ये उनकी नजरें कहीं टिकी नहीं है और उन्होंने अंदाजा लगाया कि उसे पता ही नहीं है कि वह खाई के ठीक ऊपर खड़ा है। नीचे कूदने का मतलब निश्चित रूप से मौत होगी और ईस्ट रिवर के बहाव का अनुसरण करते हुए वह एक झरने तक पहुंच जाएगा। अगर वह झरने से गिर जाता तो मौत उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं रहती। क्या हमें उसे रोकना चाहिए? एक आदमी ने अपनी लार नीली और हकलाते हुए कहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उस आकाश के नीचे केवल उनकी जिंदगियां ही मायने रखती थीं। यदि वे ही उनके संपर्क में आते हैं तो उन पर भी किसी आत्मा का कब्जा हो सकता है। ये छोटा भाई पहले से ही बहुत बुरी तरह घायल है, इसलिए मुझे शक है कि वह बच पाएगा। लंबे समय तक चलने वाले कष्ट को कम करना ही बेहतर है, इसलिए कूद जाना बुरा विचार नहीं है। फिर छोटे भाई, हम तुम्हें विदा नहीं करेंगे। नीदरलैंड्स की तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अपनी मृत्यु के लिए हमें दोष मत देना। दाटाओ के पिता ने खुद को दिलासा दिया और साथ ही ये यून को सलाह भी दी, उम्मीद करते हुए कि मरने के बाद वह बदला नहीं लेगा। इस समय तक ये यून खाई के किनारे तक पहुंच चुका था। उसने अपनी युवांची का थोड़ा सा हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसके शरीर में ऊर्जा अभी भी अत्यंत अशांत थी। उसके पूरे शरीर में गर्मी का प्रवाह बढ़ रहा था, जिससे उसे अत्यधिक बेचैनी हो रही थी। वर्तमान ये यून कमजोर नहीं था। इसके विपरीत उसके पास ऊर्जा का असीमित भंडार था। खाई में कूदकर लहरों में जाना वास्तव में उसकी ऊर्जा को खर्च करने का एक जरिया होता। यह उसके भागने का सबसे अच्छा रास्ता भी था। ये यून ने जरा भी संकोच नहीं किया। एक ही कदम में वह चट्टान से नीचे कूद गया। उन आदमियों ने गहरी सांस ली। सातों अंगों से खून बह रहा था। ऐसे में 9 जिंदगियां रखने वाला भी इस ऊंचाई से नहीं बच पाता। छप, ये यून नदी में गिर पड़ा। खाई लगभग 50 मीटर गहरी थी। चौथे स्तर का नश्वर रक्त होने के बावजूद ये यून को गिरने से दर्द महसूस हुआ। आखिरकार उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। सर्दी का मौसम अपने चरम पर था, इसलिए नदी का पानी बर्फीला ठंडा था। तेज बहाव वाले पानी के कारण ही वह जम नहीं पा रहा था। ये यून ने उस प्रवाह का अनुसरण किया। उसने अपनी नाड़ियों में उमड़ती ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में भड़कते हुए महसूस किया। ये यून ने अपनी सांस रोक ली और पानी की धारा के विपरीत तैरने लगा। ये यून जानता था कि उसकी यह हालत अत्यधिक ऊर्जा के अवशोषण के कारण हुई है। उसके भीतर की ऊर्जा का उपभोग होना आवश्यक था, अन्यथा ऊर्जा के इस प्रवाह से उसकी नसें फट जाती। तैराकी ऊर्जा खर्च करने का एक अच्छा तरीका था। दर्द के बावजूद उसे यह करना ही था। यदि वह ऊर्जा की मात्रा को अपने शरीर की सीमा के भीतर ला सके तो वह धीरे धीरे ठीक हो सकेगा। ये यून ने अनुमान लगाया कि लगभग 1 घंटे में उसे उस झरने पर ले जाया जाएगा जहां उसने पहले प्रशिक्षण लिया था। अध्याय 43। न कोई नियम, न कोई आकार, न कोई शून्य, न मैं। पानी का बहाव धीरे धीरे तूफानी जलधारा में बदल गया। ये यून समझ गया कि वह झरने के करीब पहुंच रहा है। वह अपनी सांस लेने की लय को लगातार समायोजित करता रहा, जिससे उसका शरीर सर्वोत्तम स्थिति में बना रहे। पृथ्वी पर लोग 60 मीटर की ऊंचाई से बिना मरे छलांग लगा चुके थे, जबकि पूर्वी नदी का झरना 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। हालांकि ये यून की शारीरिक क्षमता उत्कृष्ट थी, लेकिन उन्होंने कभी पेशेवर गोताखोरी का प्रशिक्षण नहीं लिया था। इसके अलावा उनकी शारीरिक स्थिति भी सर्वोत्तम नहीं थी, इसलिए यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
धमाका। ये यून को झरने के गहरे जलकुंड में गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। तेज धारा उसे आगे की ओर खींच रही थी। पानी में हलचल मचाने के बाद ये यून को अचानक अपने पैरों के नीचे एक खालीपन का एहसास हुआ। भारहीनता की इस तात्कालिक अनुभूति ने ये यून को पूरी तरह से घेर लिया। ऊपर से उसे केवल प्रचंड जल की सफेदी ही दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही वह झरने से 100 मीटर नीचे गिर गया। दूर से देखने पर भव्य चट्टानें किसी विशालकाय व्यक्ति की तरह प्रतीत होती थी जो सावधान मुद्रा में खड़ा हो। चट्टानों से बहता झरना उस विशालकाय व्यक्ति की तलवार जैसा दिखता था। तलवार पर झुके हुए उस विशालकाय व्यक्ति के साथ दृश्य अत्यंत मनमोहक था। ये यून की बात करें तो वह विशाल तलवार पर अविश्वसनीय गति से लुढ़कता हुआ एक छोटा सा काला बिंदु मात्र था। छप छप, पानी का बड़ा छींटा पूरी तरह खिले हुए कमल जैसा दिख रहा था। सतह पर वापस आने के बाद ये यून पर पानी का जो हमला हुआ वह बहुत भयानक था। पानी की जबरदस्त ताकत ने उसके अंगों और शरीर पर हमला किया। ये यून को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर किसी भट्टी पर रखा हो और हथौड़े से गड़ा जा रहा हो। इस जोरदार प्रहार से ये यून की मांसपेशियां ढीली पड़ गईं। हालांकि इससे उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द हुआ, फिर भी उसे एक अद्भुत राहत का एहसास हुआ। ये यून ने अपनी सांस रोक ली और सीधे नीचे की ओर छलांग लगा दी। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। जैसे जैसे वह बर्फीले ठंडे पानी में और गहराई तक जाता गया उसे उतना ही आराम महसूस होने लगा। ऐसा करके वह चुपचाप उस गहराई तक पहुंच गया था जहां वह पहले कभी नहीं पहुंचा था। जब तक वह सबसे नीचे पहुंच गए, यह पहली बार था जब ये यून किसी तरह उस गहरे पानी के कुंड की तलहटी तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। डुबकी लगाने वाले कुंड की तलहटी में साफ और शुद्ध रेत थी। रेत पॉलिश किए हुए जैड की तरह थी। ये यून ने अपने शरीर को भ्रूण की मुद्रा में समेट लिया और मानो डुबकी लगाने वाले कुंड की तलहटी में गहरी नींद में सो गया हो। ऐसा लग रहा था मानो उसने समय का बोध ही खो दिया हो। कुछ समय बाद ये यून को अपने हृदय में एक शीतलता का एहसास हुआ। इससे उसे घुटन तो नहीं हुई, लेकिन वह सांस ले पा रहा था। ठंडे पानी के कारण उसकी नसों की गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी। पानी लगातार ये यून के अंगों पर दबाव डालता रहा। ये यून को ऐसा लगा मानो वह अपनी माँ के शरीर में लौट आया हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी माँ के गर्भ में एक शिशु हो, बाहरी दुनिया से कटा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में आग जल रही हो। ये यून का एकमात्र उद्देश्य उस ऊर्जा को जितनी जल्दी हो सके अवशोषित करना था, अन्यथा इससे उसकी नसें फट सकती थीं और विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले गहरे पानी के कुंड में ये यून के शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगा। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली हवा में कोई व्यक्ति तब तक नहीं मरता जब तक वह जागृत रहता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी से घिरे होने पर 10 मिनट के भीतर ही व्यक्ति पूरी तरह से जम जाता है। कम तापमान, उच्च दबाव और ऑक्सीजन की कमी एक कठोर वातावरण था। इसने ये यून को अपने शरीर में मौजूद निर्जन हड्डियों की ऊर्जा को तेजी से ग्रहण करने का अवसर दिया। जैसे जैसे उसके शरीर ने ऊर्जा का उपयोग किया, उसके शरीर की संरचना में सुधार हुआ और अस्थि मज्जा शुद्धि की प्रक्रिया हुई। समय बीतने के साथ साथ पानी के अंदर सन्नाटा छा गया। डुबकी लगाने वाले बेसिन में जरा भी हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो ये यून किसी पूरी तरह से स्वतंत्र अंतरिक्ष समय आयाम में प्रवेश कर गया हो। इस आयाम में वह अपने दिल की धीमी लेकिन लगातार धड़कन सुन सकता था। डम डम डम, बार बार लय एक पेंडुलम की तरह अंतराल पर फैलती रही। धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे ये यून की आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। उसके मन का आखिरी विचार भी गायब हो गया था। ये यून मानो जमसा गया था। गहरे पानी में गोता लगाने के दौरान बेहोश हो जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित थी। हालांकि ये यून बेहोश हो गया था, लेकिन उसकी छाती में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल धीरे धीरे स्पंदित हो रहा था, जिससे ये यून के शरीर के हर हिस्से में ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। ये यून एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर चुका था। उसके शरीर की हर कोशिका ठंड से लड़ने और खतरनाक दबाव का सामना करने के लिए निर्जीव अस्थि ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। दरअसल ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट जैसी सर्वोच्च कुशलता भी शरीर के हर हिस्से को प्रशिक्षित करने में असमर्थ थी। चाहे वह फियर्स टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन हो या ड्रैगन राइजिंग टू 9 स्काइज, शरीर के कुछ हिस्से छूट ही जाते थे। जहां भी चूक होती वह योद्धा की कमजोरी बन जाती। सैद्धांतिक रूप से विशाल जल में ड्रैगन नृत्य नामक एकमात्र मुद्रा ही विशाल जल दाब का उपयोग करके योद्धा के शरीर के हर इंच को समान रूप से प्रशिक्षित कर सकती है। फिर भी एक शारीरिक सीमा थी। बहुत कम लोग ही विशाल जल में ड्रैगन नृत्य का चरम सीमा तक अभ्यास कर सकते थे। शरीर के हर एक अंग को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को एक अलौकिक मानसिक अवस्था में प्रवेश करना पड़ता है, अन्यथा उसका शरीर मन के नियमों के अधीन हो जाता है। वह सचेत रूप से अपने सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले शक्तिशाली अंगों का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी चट्टान को धकेलता है तो वह अनजाने में अपने परिचित हाथों का उपयोग करता है और दबाव डालता है। चेतना को पूरी तरह से खाली करने पर ही शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वाभाविक रूप से दबाव और ठंड का सामना कर सकती है। तभी शरीर पूरी तरह से संतुलित हो पाता है। ऐसी अवस्था में शरीर अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करता है। यही कोई नियम नहीं, कोई आकार नहीं, कोई शून्य नहीं, कोई मैं नहीं की अवधारणा थी। इस अवस्था में पहुंचना बेहद मुश्किल था। गहरे पानी में तो यह और भी कठिन था, क्योंकि बेहोश होना आत्महत्या के बराबर था। हालांकि ये यून बेहोश हो चुका था, लेकिन पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन उसके रक्त में ऊर्जा का संचार कर रहा था। ये यून का मस्तिष्क, नसें और अंग इस ऊर्जा से पोषित हो रहे थे। शरीर को सांस लेने की आवश्यकता होती है क्योंकि श्वसन के माध्यम से शरीर को ऊर्जा मुक्त करनी होती है, लेकिन पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन द्वारा ऊर्जा प्रदान किए जाने से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रह गई थी। इस अवस्था में ये यून ने अनजाने में पूरा एक दिन और रात पानी के अंदर बिता दिया।
उसकी सारी हड्डियां, अंग और कोशिकाएं अचानक जीवित हो उठी। ऐसा लगा जैसे उनमें स्वतंत्र चेतना विकसित हो गई हो। दूसरे दिन की सुबह देर तक ये यूं धीरे धीरे ऊपर तैरती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डूबा हुआ शरीर तैर रहा हो। क्लाउड वाइल्डनेस प्रायः दिव्य साम्राज्य के 24 जंगली इलाकों में से एक था। विशाल जनजातियों द्वारा संरक्षित अद्भुत स्थानों के अलावा इस जंगल में बहुत कम लोग ही जाते थे। क्लाउड वाइल्डनेस में उन अद्भुत स्थानों के अलावा जहां लोग इकट्ठा होते थे, एक और जगह थी जिसे वीरान भूमि के नाम से जाना जाता था। वीरान भूमि में वीरान प्राणियों की अपार शक्ति थी और वास्तव में शक्तिशाली वीरान प्राणी वीरान भूमि के मध्य में ही पाए जाते थे। एक अपंग योद्धा निर्जन भूमि में प्रवेश करने पर निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन इसी समय क्लाउड वाइल्डनेस की वीरान भूमि की सीमाओं के पास एक बुजुर्ग और एक युवती प्रकट हुए। बुजुर्ग व्यक्ति ने पीले रंग का चोला पहना हुआ था। उनका शरीर मोटा था और चेहरा लालिमा लिए हुए था। केवल उनकी आंखें छोटी थीं जिससे वे बदसूरत दिखते थे। उसके बगल में बैठी युवती दुबली पतली थी। वह 17 वर्ष की लग रही थी। उसकी भौहें घुमावदार थीं और उसकी पतली सी आंखें थीं। उसकी पुतलियां झरने के पानी की तरह साफ थीं। वे बेहद स्पष्ट थीं। उस युवती ने सूती वस्त्रों का एक सेट पहना हुआ था। खुरदरी आस्तीनों के नीचे कमल की जड़ के समान सफेद रंग की एक भुजा दिखाई दे रही थी। इस लड़की की त्वचा कोमल और सफेद थी जिस पर पतली रक्त वाहिकाएं फैली हुई थीं। सामान्य तौर पर लालिमा लिए हुए ऐसी सफेद त्वचा बेहद खूबसूरत होती है। ये स्वास्थ्य का प्रतीक भी होती है। हालांकि इस लड़की की सफेद त्वचा कमजोरी का आभास दे रही थी, लेकिन स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता। उस युवती के निर्मल हाथों पर खून के धब्बे लगे हुए थे और उस युवती के सामने एक गाय के आकार का खूंखार जानवर मरा पड़ा था। उस युवती ने उसे अकेले ही मार डाला था। अध्याय 44 महिला निर्जन स्वर्ग की स्वामी। गुरुजी, क्या आपने नहीं कहा था कि हम उत्तर पश्चिमी दिव्य वन्य क्षेत्र में जाकर वहां के खूंखार जानवरों का वध करेंगे? हम बादल वन्य क्षेत्र में क्यों आ गए? बादल वन्य क्षेत्र तो बंजर मैदान है, शायद वहां कोई शक्तिशाली खूंखार जानवर नहीं होंगे। उस युवती ने मधुर और कोमल स्वर में कहा। उत्तर पश्चिमी दिव्य वन्य क्षेत्र? आह, तुम यिन मेरिडियन के साथ पैदा हुए हो और शारीरिक शक्ति की कमी है। उत्तर पश्चिमी दिव्य वन्य क्षेत्र में घूमने वाले निर्जन जानवरों में कुछ उच्च कोटि के निर्जन जानवर भी हैं। उनसे निपटना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मोटे बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ठीक है शिनटोन, मैं तुम्हें इस छठे स्तर के भयंकर जानवर को एक निर्जन अस्थि अवशेष में बदलने के लिए 15 मिनट का समय देता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह तुम्हें अनुभव दिलाने के लिए है। जब तक तुम्हारी जान को खतरा न हो, मैं दखल नहीं दूंगा। मोटे बुजुर्ग ने अपनी बात खत्म करते हुए एक बड़ी चट्टान पर बैठकर अपने नितंब टिकाए और आसपास के नजारे देखने लगे। लड़की ने सिर हिलाया। उसने अपनी आस्तीन उंगली से ऊपर की, फिर उसने एक पीतल की डिस्क निकाली। पीतल की डिस्क पर घने अक्षर खुदे हुए थे। डिस्क प्रकट होते ही आकाश में उड़ गई और बड़ी होती चली गई। देखते ही देखते डिस्क का आकार एक घर जितना हो गया। इसके बाद छठे स्तर का भयंकर जानवर डिस्क में समा गया और चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी में बदल गया। सफेद रोशनी में उस भयंकर जानवर का शव जलता हुआ प्रतीत हुआ। उसका मांस पिघल गया और खून के साथ मिलकर हड्डियों में समा गया। कुछ ही सेकंड में वह भयंकर जानवर कंकाल में बदल गया। कुछ और सेकंड बाद कंकाल भी पिघलने लगा और आपस में जुड़ने लगा। इसी दौरान लड़की की उंगलियां आपस में जुड़कर एक मुहर बनाने लगी। उसकी उंगलियां लंबी थीं और मुहर बनाने की प्रक्रिया की तेज गति के कारण उंगलियों की परछाई बनने लगी। उसने कई मुहर लगाने वाले मंत्र भेजे जो डिस्क में जा गिरे और जानवर की हड्डियों से जुड़ गए। 15 मिनट से भी कम समय में उस पूरे जानवर की हड्डियां पूरी तरह पिघल गईं और अंततः एक हरे सेम के आकार के अवशेष में तब्दील हो गईं। अगर लियान चेंगयू ये दृश्य देखता तो वह सदमे से चीख उठता। निर्जन स्वर्ग की स्वामी। ये युवती निर्जन स्वर्ग की स्वामी थी। यह विश्वास करना कठिन था कि इस युवती में 15 मिनट से भी कम समय में छठे स्तर के भयंकर जीव को आसानी से परिष्कृत करने की इतनी अद्भुत क्षमता थी। अगर यह युवती चाहती तो लियान कबीले के फ्रॉस्ट पाइथन की निर्जन हड्डियों को परिष्कृत करना उसके लिए बहुत आसान होता। अस्थि पात्र लड़की की हथेली में आ गिरा, जिसे देखकर वह भौहें चढ़ाने लगी। वह स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं थी। यह अभी भी काफी छोटा नहीं है। लड़की ने सिर हिलाया। उसका लक्ष्य था 15 मिनट में छठे दर्जे के भयंकर जानवर को चावल के दाने के आकार का बना देना। परिणाम को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी अपने लक्ष्य से काफी दूर है। शिनटोग, इतनी जल्दी मत करो। इतने सालों में मैंने जितने भी वीरान स्वर्ग के गुरु देखे हैं, उनमें तुम सबसे प्रतिभाशाली हो। अफसोस की बात है। मोटे बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। 15 मिनट के भीतर छठे दर्जे के भयंकर जानवर को चावल के दाने के आकार के अवशेष में बदल देना 17 साल की उम्र में उनके बस की बात नहीं थी। शिनटोग नाम की लड़की में यिन मेरिडियन की समस्या होना खेदजनक था। यिन मेरिडियन के कारण ही उसकी त्वचा इतनी पीली थी। यिन मेरिडियन होना एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति थी। यह एक लाइलाज बीमारी थी जो केवल महिलाओं में ही पाई जाती थी। यिन मेरिडियन वाली एक लड़की ठंड के प्रति बहुत संवेदनशील थी। गर्मियों में भी उसे कोट पहनना पड़ता था। यिन मेरिडियन वाले सामान्य व्यक्ति की जीवन अवधि 18 वर्ष तक की होती है, जिसके बाद वह 2-3 दिनों की गहरी नींद में सो जाता है। समय बीतने के साथ साथ उसकी नींद लंबी और बार बार होने लगती है, यहाँ तक कि उसकी नींद लगभग 1 वर्ष तक चलती है। धीरे धीरे उसके शरीर की शक्ति क्षीण होती जाती है, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन शिनटोग का जन्म प्राचीन लिन परिवार में हुआ था, जिसकी एक समृद्ध विरासत थी। लिन परिवार के समर्थन से वह अग्नि तत्व से युक्त निर्जन पशु अवशेषों का सेवन कर सकती थी। अग्नि तत्व से युक्त अवशेषों की शुद्ध यांग ऊर्जा से वह अपने शरीर में व्याप्त भीषण ठंड से लड़ने में सक्षम थी।
हालांकि लंबी आयु जीना कोई समस्या नहीं थी, साधना के लिए मामला बिल्कुल अलग था। यिन मेरिडियन के साथ जन्मी कोई भी व्यक्ति मेरिडियन अवस्था के दौरान अपनी मेरिडियन को पूरी तरह से खोल नहीं सकती थी। इस अवस्था से एक छिपा हुआ खतरा उत्पन्न होता था। उच्चतर अवस्था तक साधना करना भी कठिन होता था और जितनी उच्च अवस्था होती थी उतनी ही मुश्किल होती जाती थी। अंततः एक ऐसी स्थिति आ गई जहां गतिरोध उत्पन्न हो गया। यिन मेरिडियन होना अभिशाप माना जाता था, फिर भी इसके अपवाद भी थे। किंवदंतियों में प्राचीन काल की एक महान महारानी का जिक्र है जिनके पास यिन मेरिडियन थे। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने मेरिडियन को जोड़ा था। जब यिन मेरिडियन फिर से जुड़ते थे तो एक अज्ञात परिवर्तन होता था। हालांकि इतिहास की किताबों में इसका बहुत कम जिक्र मिलता है। लिन शिंटोव के गुरु एक मोटे बुजुर्ग थे। उन्होंने लिन शिंटोव की टूटी हुई नसों को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वीरान स्वर्ग के गुरुओं द्वारा छोड़ी गई प्राचीन विधियों में से कोई भी सफल नहीं हुई। वे प्राचीन विधियां रहस्यमय और जटिल थीं। चाहे सामग्री हो या परिष्करण तकनीक, वे उस मोटे बुजुर्ग के लिए बहुत उलझन भरी थी, जिसके परिणामस्वरूप निराशाजनक परिणाम निकले। मोटे बुजुर्ग अपने शिष्य की बहुत परवाह करते थे और विशाल जंगल में भटकते हुए उन्होंने हर संभव प्रयास किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुजी, आहें मत भरिए। मेरे पास यिन मेरिडियन है और अग्नि तत्व से युक्त अस्थि अवशेषों के कारण मैं कम से कम 300 वर्ष तक जीवित रह सकती हूँ। मैं अन्य आम लोगों से कहीं अधिक भाग्यशाली हूँ। प्राचीन विरासत वाले कुल में जन्मी इस युवती ने कभी अपने भोजन की चिंता नहीं की और उसने हर प्रकार के खजाने देखे थे। लेकिन वर्षों तक जंगल में भटकते हुए उसके अनुभव ने उसे संसार की कठिनाइयों से परिचित कराया। वह जानती थी कि आम लोग इस दुनिया में कितना संघर्ष करते हैं। इससे उसके मन में सहानुभूति जागृत हुई। वास्तव में यिन मेरिडियन होने के बावजूद वह आम लोगों की तुलना में हजारों गुना अधिक भाग्यशाली थी। लड़की ने अभी अभी तैयार की गई अस्थि कलश को निगल लिया। खूंखार जानवरों से प्राप्त अस्थि कलश निर्जन अस्थि कलश की तुलना में निम्न गुणवत्ता का होता है। हालांकि बहुत कम योद्धा निर्जन अस्थि कलश खाते थे। खूंखार जानवरों से प्राप्त अस्थि कलश खाना ही काफी था, क्योंकि निर्जन अस्थि कलश को तैयार करने में बहुत समय लगता था। आगे हम लियान कबीले के इलाके में प्रवेश करेंगे। ये लियान कबीला एक छोटा कबीला है जिसमें 1000 से भी कम परिवार हैं। हमें वास्तव में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, मोटे बुजुर्ग ने रबर का नक्शा निकालते हुए कहा। उन्होंने उसे खोला और खुशी से देखते हुए कहा, यह नक्शा ताया दिव्य साम्राज्य के जिन लॉन्ग वेई की बदौलत है। उन्होंने एक नया नक्शा बनाया है। मूल रूप से क्लाउड वाइल्डनेस का नक्शा 800 वर्षों से अपडेट नहीं किया गया था। कई छोटे कबीलों ने अपनी स्थिति बदल ली थी। एक पुराने नक्शे में ये सभी संकेत नहीं होते। लिन शिंटोव ने अपने गुरु के नक्शे को देखा, जिससे उसके मन में संदेह पैदा हो गया। बादल वन्यभूमि का नक्शा बनाना एक व्यर्थ और निरर्थक काम था। वहां मौजूद छोटी छोटी जनजातियां 5 गंगा नदियों के रेत के कणों के बराबर थीं। ये पता नहीं था कि कौन सी जनजाति समाप्त होकर नई जनजाति को जन्म देगी। इतना विस्तृत नक्शा बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी, लेकिन 100 वर्षों में ये बेकार हो जाएगा। हाल ही में बादल वन में ताया दिव्य साम्राज्य की गतिविधियों से जोड़ते हुए लिन शिंटोव ने पूछा, गुरुजी, हम इतनी दूर से जानबूझकर बादल वन में क्यों आए? मैंने ये भी सुना है कि ताया दिव्य साम्राज्य ने जल्द ही बादल वन में योद्धाओं के चयन की तैयारी के लिए जिन लॉन्गवेई को यहाँ भेजा है। इतने विशाल वन में योद्धाओं का चयन करना बहुत मेहनत का काम है, तो ताया दिव्य साम्राज्य ने ऐसा क्यों किया? क्या क्लाउड वाइल्डनेस में हमारे यहाँ होने का कारण ताया डिवाइन किंगडम के चयन से संबंधित है? अध्याय 45 बैंगनी बादलों का जन्म। क्लाउड वाइल्डनेस में बहुत कम लोग रहते थे, जबकि वहां हर जगह निर्जन और जंगली जानवर फैले हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप कई छोटी छोटी जनजातियां अस्तित्व में थीं। ऐसी परिस्थितियों में सभी छोटी जनजातियों को एक साथ परीक्षा के लिए इकट्ठा करने के लिए बहुत अधिक जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता होती थी। हालांकि इस राज्य का इतिहास लंबा था, लेकिन विशाल जंगल में आयोजित योद्धाओं के चयन की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। ये कहना अनावश्यक था कि विशाल निर्जन वन में जन्म लेना एक त्रासदी थी। संसाधनों की कमी तो थी ही, साथ ही किसी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति को भी कोई पहचान नहीं पाता था। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना असंभव था। ताया दिव्य साम्राज्य ये जानता था, लेकिन स्थिति को सुधारने का कोई उपाय नहीं था। क्लाउड वाइल्डनेस के अलावा 108 राज्यों के कुछ प्रतिभाशाली लोग भी शायद खो सकते थे। इन वर्षों में अनगिनत जंगली प्रतिभाओं की व्यर्थी मृत्यु हो गई। वे या तो भूख से, बीमारी से, जड़ी बूटियां चुनते समय गिरने से या जंगली जानवरों द्वारा खाए जाने से मर गए। जो महान पुरुष बन सकते थे, वे अंततः भिखारी बनकर मर गए। मरने के बाद भी उन्हें उचित अंतिम संस्कार नहीं दिया गया और उन्हें सीधे जमीन में दफना दिया गया। कभी कभी ये यून की तरह एक लकड़ी का डंडा समाधि के पत्थर के रूप में खड़ा कर दिया जाता था। हालांकि ये समाधि के पत्थर कुछ वर्षों में सड़कर गिर जाते थे। मृतकों को याद करने वाले भी मर जाते थे और इस तरह संसार से उनका अस्तित्व मिट जाता था। गरीब पैदा होना और बिना किसी निशान के मर जाना, यही जंगल में रहने वाले लोगों का भाग्य था। लियान चेंगयू इसे गहराई से समझता था, जिसके परिणामस्वरूप जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण विकृत हो गया था। मोटे बुजुर्ग ने कहा, हमारी यहाँ की यात्रा का ताया दिव्य साम्राज्य के चयन से कुछ संबंध है और कुछ नहीं भी। इसे और स्पष्ट रूप से कहें तो हमारे यहाँ होने का कारण और ताया दिव्य साम्राज्य द्वारा अचानक योद्धाओं का चयन संभवतः एक ही घटना के कारण हुआ है। ओह, इस बात ने उस युवती की रुचि जगा दी। उसकी पतली लंबी आंखें हल्की धूप में धीरे से हिली। 5 महीने पहले क्लाउड वाइल्डनेस में एक विचित्र घटना घटी थी। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन कुछ ही सेकंड में क्लाउड वाइल्डनेस का पूरा आसमान, जो 1 लाख मील के क्षेत्र में फैला हुआ है, घने बादलों से ढक गया। और सबसे अजीब बात यह थी कि बादल बैंगनी रंग के थे। बैंगनी बादल ने पूरे बादल वन्य क्षेत्र को ढक लिया। ये घटना सचमुच अद्भुत थी।
ताया दिव्य साम्राज्य के खगोलविदों ने भी उस रात को एक खगोलीय घटना घोषित किया और इसे बैंगनी बादलों का जन्म नाम दिया। ये घटना 2 महीने पहले फिर से घटी थी। तब यह और भी अधिक शानदार थी। इसने खगोलीय पिंडों को ढक लिया था और पूरी दुनिया को छिपा दिया था। बैंगनी बादलों के इस जन्म ने ताया दिव्य राज्य को चिंतित कर दिया था, लेकिन बादल वन में रहने वाले आम लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। चूंकि यह घटना रात में घटी थी, इसलिए उनकी सामान्य दृष्टि से रात में रंगों को पहचानना उनके लिए मुश्किल था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि बैंगनी बादलों ने पूरे बादल वन को ढक लिया है, और न ही उन्हें यह पता था कि बैंगनी बादलों के जन्म के कारण बादल वन की सीमा के भीतर युवांची में गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है। उस समय क्लाउड वाइल्डनेस के सबसे गहरे हिस्सों में भी सैकड़ों हजारों वर्षों से सूख पड़े निर्जन जानवर चौंक उठे। इस तरह की घटना घटित होने की संभावनाएं बहुत कम है। सबसे पहले ये किसी खजाने की उत्पत्ति हो सकती है। हालांकि ताया दिव्य साम्राज्य ने 5 महीने पहले क्लाउड वाइल्डनेस में खजाने की खोज के लिए खजाने के दिशा निर्देशकों का इस्तेमाल किया था। हालांकि खजाने के दिशा निर्देशक खजाने के सटीक स्थान का पता लगाने में असमर्थ होंगे, लेकिन वे एक बड़े क्षेत्र में खजाने के अस्तित्व की पुष्टि करने में सक्षम होंगे। लेकिन खजाने की खोज करने वाले कंपास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब था कि या तो कोई खजाना था ही नहीं, या फिर खजाना इतना रहस्यमय था कि डिटेक्टर उसे खोज नहीं पाया। अगर बाद वाली बात सच थी तो कल्पना करना भी मुश्किल होगा। ऐसा खजाना धरती पर खून खराबे का तूफान खड़ा कर सकता था। दूसरी संभावना यह है कि मानव जाति के किसी एकांतवासी स्वामी ने कोई बड़ी खोज कर ली हो, या फिर यह कोई प्राचीन निर्जन प्राणी हो सकता है जो अराजकता फैला रहा हो। हालांकि ऐसी संभावना बेहद कम है। यद्यपि क्लाउड वाइल्डनेस विशाल है, फिर भी पूरी दुनिया के संदर्भ में यह एक छोटे से कण के समान है। इसमें कुछ भी खास नहीं है, इसलिए कोई एकांतवासी स्वामी या कोई प्राचीन निर्जन प्राणी इस स्थान को चुनना नहीं चाहेगा। तीसरी संभावना की बात करें तो इसके होने की संभावना बहुत कम है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनके बारे में बात करना व्यर्थ है। मैं तुम्हें यहाँ क्लाउड वाइल्डनेस में लाया हूँ, एक तो उस घटना के लिए, क्योंकि कौन जानता है कि यहाँ कोई ऐसा खजाना मिल जाए जो तुम्हारी इन मेरिडियन को जोड़ दे। गुरुजी, लड़की ने धीमी आह भरी। हालांकि वह भावुक हो गई थी, लेकिन वह इस मोटे बुजुर्ग को अपनी लाइलाज बीमारी से ठीक होने की जरा सी भी संभावना पर हर जगह भागते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन वह जानती थी कि उसकी असाध्य बीमारी एक अभिशाप थी। हालांकि अफवाहों में एक प्राचीन महारानी द्वारा अपनी शक्तियों के माध्यम से अपनी नसों को जोड़ने का जिक्र था, लेकिन आखिरकार यह एक अफवाह ही थी। ऐसी अफवाहों से इस जानलेवा बीमारी के मूल कारणों को आपस में जोड़ना कितना मुश्किल साबित हुआ। मोटे बुजुर्ग ने लिन शिंटो के मन की बात जान ली और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसे घटनाक्रम के लिए यहाँ आना और अपने अनुभव को समृद्ध करना जरूरी है, भले ही इससे कोई नतीजा न निकले। ताया दिव्य राज्य में घटी इस घटना ने ताया शाही परिवार को चिंतित कर दिया है। ताया दिव्य राज्य के अलावा पड़ोसी राज्य भी जांच करने के लिए चुपके से क्लाउड वाइल्डनेस में घुस आए हैं। पिछले कुछ महीनों में ताया दिव्य साम्राज्य ने जिन लॉन्ग वेई को इस घटना के कारण का पता लगाने के लिए भेजा था। उन्हें उम्मीद थी कि यह किसी खजाने का खुलासा होगा। चूंकि जिन लॉन्ग वेई क्लाउड वाइल्डनेस में थे, इसलिए उन्होंने योद्धाओं का चयन भी कर लिया। उस मोटे बुजुर्ग के लंबे भाषण के बाद लड़की को अचानक समझ आ गया। जिन लॉन्ग वेई ने क्लाउड वाइल्डनेस के लिए एक विस्तृत नक्शा तैयार किया था, जिसमें 1000 घरों वाली छोटी जनजातियों को भी शामिल किया गया था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ठीक है, चलिए चलते हैं। उस पहाड़ को पार करने के बाद हम लियान कबीले से गुजरेंगे, फिर हम ताओ कबीले में रुकेंगे। वह 1 लाख से अधिक परिवारों वाला एक बड़ा कबीला है। हम वहां विश्राम कर सकते हैं। जैसे ही उस मोटे बुजुर्ग ने यह कहना समाप्त किया, उसका दिल एक धड़कन चूक गया और उसके मुंह से धीमी सी एक की आवाज निकली। गुरुजी, क्या बात है? सामने झरने में कोई है, लगता है डूब गया है। चलो जाकर देखते हैं, उसने घने जंगल में आगे बढ़ते हुए कहा। हालांकि उसके कदम धीमे लग रहे थे, लेकिन हर कदम से दूरी बढ़ती जा रही थी, मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन सिकुड़ गई हो। लिन शिंटोक भी उनके पीछे पीछे आई थी। कुछ लोग शिखर पर रहते हैं और इस दुनिया में लाखों लोगों के दुखों में दखल नहीं देते, लेकिन अगर उन्हें कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो वे जीवन बचाने के लिए हस्तक्षेप करेंगे। ... ये यून को पता नहीं था कि वह कितनी देर से डुबकी लगाने वाले कुंड के नीचे था। पिछली रात निर्जन हड्डियों की सारी ऊर्जा एक ही बार में सोख लेने के बाद ये यून डुबकी लगाने वाले कुंड में कूद गया और साधना की समाधि अवस्था में चला गया। अब तक ये यून पूरी तरह से जागा नहीं था, ऐसा लग रहा था मानो वह अभी भी सपने में हो। उस निर्जन हड्डियों की ऊर्जा ये यून के शरीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थी, एक बूंद भी शेष नहीं बची थी। उसका शरीर एक बार फिर भूखमरी की स्थिति में चला गया था। स्तब्ध अवस्था में ये यून ने महसूस किया कि एक कोमल हाथ ने उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया है। ये यून का शरीर हल्का था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह नरम घास के मैदान पर लेटा हो और कोमल हाथ उसकी छाती पर दबाव डाल रहे हो। पुआ, ये यून ने मुंह भर पानी थूक दिया। यह पानी साफ नहीं था, बल्कि धुंधला था। इसमें ये यून के शरीर में साधना के कारण उत्पन्न अशुद्धियां मिली हुई थी। ये यून को बचाने वाली लड़की ने घृणा का कोई भाव नहीं दिखाया, बल्कि आश्चर्य का भाव व्यक्त किया। एक निर्जन स्वर्ग की स्वामी होने के नाते वह तुरंत समझ गई कि इस तरह पानी थूकने का क्या अर्थ है। ये यून के जागने और उसकी दृष्टि वापस आने के बाद उसे तेज धूप के कारण अपनी आंखें खोलने में परेशानी हुई। लेखक की टिप्पणी, कुछ लोग कहानी में कुछ खामियां बता सकते हैं, जैसे कि विशाल निर्जन क्षेत्र में रहने वाले लोग सब्जियां या मछली क्यों नहीं खाते। कृपया इसे आधुनिक पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य से न देखें। प्राचीन काल में बहुत से लोग गुवानिन मिट्टी खाते थे और भोजन के बदले अपने बच्चों का बलिदान करते थे।
यहाँ तक कि 1950-1960 के दशक के चीन में भी लोगों ने 3 वर्षों तक अकाल का सामना किया था। कई लोगों की मृत्यु हुई थी और लोग ये भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने मछली क्यों नहीं खाई या कीड़े क्यों नहीं खोदे। टिड्डियों के प्रकोप के दौरान लोगों ने टिड्डियों को क्यों नहीं खाया? क्या प्राचीन काल के लोग मूर्ख थे और उन्हें ये सब खाना नहीं आता था? प्राचीन काल के लोग मूर्ख नहीं थे। अगर वे भोजन के बदले अपने बच्चों का सौदा करने को तैयार थे तो और क्या क्या वे नहीं खा सकते थे। कोकून का परिवार समुद्र और पहाड़ों के पास रहता था। समुद्र में झीलों की तुलना में मछलियां कहीं अधिक थीं। वहां मशरूम और खरगोश भी थे, फिर भी हम भूख से मर रहे थे। कोकून की मां ने अकाल का अनुभव किया था। उनके अनुसार भूखमरी के दौरान पहाड़ों पर घास तक नहीं उगती थी। क्यों? पहला, वे सूखे थे और दूसरा, घास की सभी जड़ें उखड़कर खा ली गई थीं। खरगोशों का शिकार करना बेहद मुश्किल था। मछलियों की बात करें तो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने के लिए नाव और जाल की आवश्यकता होती थी। आम लोगों के पास ये नहीं थे और उथले समुद्रों या झीलों में भी यदि आप विशेष रूप से मछलियों का पालन पोषण नहीं करते तो मछलियां कम ही होती थीं। क्योंकि वे पहले से ही कम थीं, मछली पकड़ने के बाद उनकी संख्या और भी कम हो गई। इसके परिणामस्वरूप मछली पकड़ने की लागत बहुत अधिक हो गई। इसलिए कोकून जैसे व्यक्ति के लिए अगर मैं मछली पकड़ने जाऊं तो मेरे द्वारा पकड़ी गई छोटी मछलियां मेरी ऊर्जा से कम हो सकती हैं। खर्च हो जाता था। कीड़े मकोड़े पकड़ने में भी ऊर्जा तेजी से खर्च होती थी, जो आत्महत्या के बराबर थी। इस पुस्तक में विशाल निर्जन क्षेत्र का वर्णन पृथ्वी के कई स्थानों से भी अधिक बंजर है। कोकून ने भूमि का वर्णन इस प्रकार किया है कि वह काले लौह अयस्क से भरी हुई है, जिसके कारण खेती करना अत्यंत कठिन है। प्राचीन चीन की खाद्य उत्पादन क्षमता को देखते हुए उत्पादन की मात्रा दयनीय है। आनुवंशिक रूप से संशोधित अनाज या संयोजी बीज जैसी कोई चीज नहीं थी। अन्य विवरणों के बारे में कोकून का मानना है कि एक एक करके समझाने से यह बहुत जटिल हो जाएगा। एक छोटी झील जिसमें मछलियों की संख्या इतनी कम है कि उन्हें पकड़ने में कुछ न करने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है, विषरहित मेढक तो पहले ही खा लिए गए होते। जब लोग भूखे होते हैं तो कीड़े मकोड़े या केचुए जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती। एक झील और एक मेढक के तालाब का उपयोग करके 1000 परिवारों वाले एक आदिवासी कबीले का पालन पोषण करना लगभग असंभव है। कोकून ने इन विवरणों को कम करने का प्रयास किया, लेकिन इससे विवाद उत्पन्न हो गया। इसलिए मैंने इसे एक विस्तृत अनुच्छेद में समझाने का निर्णय लिया। कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि यून ने शिकार क्यों नहीं किया। पुस्तक में बताया गया है कि केवल बैंगनी रक्त क्षेत्र में ही कोई व्यक्ति भयंकर जानवरों का शिकार करने की क्षमता रख सकता है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भयंकर जानवर क्या खाते हैं। हालांकि कोकून का मानना है कि शिवानहुआ की पुस्तकों में सभी अनसुलझे रहस्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोकून ने इस दुनिया के लिए एक संपूर्ण पृष्ठभूमि की योजना बनाई थी और इसे बिना किसी खामी के बनाने का प्रयास किया था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, इसका धीरे धीरे स्पष्टीकरण दिया जाएगा। मैं सभी की राय के लिए आभारी हूँ और मैं किसी भी रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करूंगा। हजारों शब्दों में समझाने के बाद मैं भी नशे में हूँ। भविष्य में मैं इतनी बारीकियों में नहीं जाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग ज्यादा सोचेंगे और कम संदेह करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं है कि कहानी में कोई खामी है, बल्कि इसलिए कि कोकून बहुत ज्यादा बारीक विवरणों में नहीं जाना चाहता था और हो सकता है कि कुछ लोग लिखी हुई बातों को नजरअंदाज कर दें। आप सभी का धन्यवाद। अध्याय 46, साफ की गई नलिकाएं, ड्रैगन पल्स। धुंधली सी स्थिति में ये यून ने अपने से कुछ इंच की दूरी पर खड़ी लड़की को स्पष्ट रूप से देखा। उसकी पीली सफेद त्वचा, साफ आंखें, उसके शरीर से निकलने वाली ताजगी और एक कमजोर विद्वतापूर्ण आभा उसे किसी बड़े कबीले की बेटी जैसा दिखाती थी। लेकिन उसके कपड़े बेहद महंगे रेशम के नहीं बने थे, बल्कि सफेद लिनेन के थे। वे एकदम साफ धुले हुए थे, उन पर एक भी दाग नहीं था। इस विशाल निर्जन वनक्षेत्र में गरीब लोग यही कपड़े पहनते थे। एक अमीर परिवार का बच्चा केवल तभी सूती कपड़े पहनता था जब उसके किसी बुजुर्ग रिश्तेदार का देहांत हो जाता था। ये गरीबी की स्थिति को दर्शाने के लिए होता था, जिसे शोक वस्त्र पहनना भी कहा जाता था। उसके सामने खड़ी लड़की स्वभाव या रूप रंग के हिसाब से गरीब बच्ची जैसी नहीं लग रही थी, फिर भी उसने सूती कपड़े पहने हुए थे और अपनी सुडौल काया और जैद जैसी त्वचा के साथ लिनेन के कपड़े पहनने के बाद ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई परी पहाड़ों में छिपकर नश्वर दुनिया में उतर आए हो। तुम हो। ये यून को संदेह हुआ, ये लड़की निश्चित रूप से लियान कबीले की नहीं थी। क्या वह कोई बाहरी हो सकती है? ये यून ने आकाश की ओर देखा और सुबह के काफी समय बीत चुका था। जब वह पानी में उतरा था तब आधी रात हो चुकी थी। क्या वह पूरी रात पानी में ही रहा? अचानक ये यून को एक बात का एहसास हुआ और वह बेहद चौंक गई। वह पूरी रात पानी के अंदर रहा था, जो एक सामान्य व्यक्ति की क्षमता से परे है। हालांकि ये यून एक तरह की समाधि जैसी अवस्था में था, लेकिन वह जानता था कि बैंगनी क्रिस्टल की ठंडी ऊर्जा के प्रवाह ने उसके शारीरिक कार्यों को बनाए रखा था, जिससे वह घुटन से नहीं मरा। बैंगनी क्रिस्टल उसका सबसे बड़ा रहस्य था। इस समय ये लड़की डुबकी लगाने वाले कुंड के पास क्यों थी? क्या उसे पता था कि वह कितनी देर से पानी में था? सौभाग्यवश लड़की के अगले शब्दों ने उसकी चिंताओं को दूर कर दिया। तुम पानी पर क्यों तैर रहे थे? क्या तुम डूब रहे थे? पानी पर तैर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब लड़की प्रकट हुई तब तक वह पहले से ही हवा में तैर रहा था। ये यून ने राहत की सांस ली और मुट्ठी जोड़कर कहा, मिस को बचाने के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। ये यून को तब एहसास हुआ कि उस लड़की के पीछे एक मोटा बुजुर्ग खड़ा है। बुजुर्ग के सिर पर चांदी जैसे सफेद बाल थे और वे जवान नहीं दिखते थे। हालांकि उनकी त्वचा बेहद ताजा और चमकदार थी। उन पर झुर्रियां तो नहीं थी, बल्कि वह लालिमा लिए हुए थी। ये यून के मन में अचानक ही एक मुहावरा आया, सफेद के बीच लाल, शक्ति में असाधारण।
ये यून को ठंडक सी महसूस हुई। यह मुहावरा खूबसूरत लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन किसी बूढ़े आदमी के लिए इसका इस्तेमाल करना हास्यास्पद था। ये यून ने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी उसे शरारती अंदाज में देख रहा था, मानो उसे उसमें बहुत दिलचस्पी हो। उसकी आंखें पहले छोटी थीं और चेहरा गोलमटोल था। इस हंसी के कारण उसकी आंखें लगभग गायब हो गई थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों ने ये यून के आर पार देख लिया हो। ये यून को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं है, और यह एहसास बेहद असहज था। क्या वह मेरे दिल में स्थित बैंगनी क्रिस्टल को देख सका? लेकिन अगले ही पल ये यून को एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा चिंतित हो गया था। मोटे बुजुर्ग की निगाहें उसके दिल पर नहीं टिकी, बल्कि उन्होंने गहरे अर्थ के साथ कहा, युवक, तुम भले ही युवा हो, लेकिन तुम्हारे विचार बहुत गहरे हैं। ओह, ये यून कांप उठी। बूढ़े आदमी का मतलब क्या था? तुम डूब नहीं रहे थे, फिर भी तुमने हमें धन्यवाद दिया। हमने तुम्हें बचाया तक नहीं, फिर भी तुमने इस स्थिति का फायदा उठाया। क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारे चेहरे पर घबराहट के भाव दिख रहे थे। ये कहते हुए मोटे बुजुर्ग ने ऐसे मुस्कुराया जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। ये यून का दिल जोर से धड़कने लगा। इस समय मोटे बुजुर्ग का हाथ ये यून के कंधों पर था। इससे ये यून चिंतित हो गया। धिक्कार है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं जब लोग मेरे कंधों पर हाथ फेरते हैं। पिछली बार जब लियान चेंगयू ने ऐसा किया था तो उसकी जान जाते जाते बची थी। गलत मत समझो, मुझे तुम्हारे शरीर के उस छोटे से राज में कोई दिलचस्पी नहीं है। मोटे बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, क्या मजाक है? एक सम्मानित बुजुर्ग होने के नाते मैं उस राज के बारे में क्यों सोचूंगा जो एक 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे का हो सकता है, जो विशाल जंगल में बसे एक छोटे से कबीले में रहता है। यह अपमान करना तो ऐसा होगा जैसे कोई सम्राट किसी छोटे भिखारी का सामान छीन ले। ऐसा कैसे हो सकता है? बेशक ये विचार उस मोटे बुजुर्ग के थे, लेकिन ये उनकी नजरों में उसे लगा कि बुजुर्ग की मुस्कान बेहद घृणित थी। मुझे बस जिज्ञासा है, आप तो ओह, मोटे बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। क्या आप सचमुच इस स्तर तक पहुंच सकते हैं? मोटे बुजुर्ग के शब्दों ने ये यून के चेहरे पर हल्की सी झंझनाहट पैदा कर दी। सब कुछ अचानक घटित हो गया था। ये यून पानी से बाहर आते ही इस बूढ़े और जवान जोड़ी से मिला, और उसने अपनी शारीरिक स्थिति की जांच भी नहीं की थी। जांच करने पर उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना यह अभी भी नश्वर रक्त के चौथे स्तर मेरिडियन क्षेत्र में क्यों है। उसकी साधना में कोई सुधार नहीं हुआ था, लेकिन भीतर ही अंदर कुछ अलग था। ये क्या हो रहा है? पहले मैंने जड़ी बूटियों के एक विशाल ढेर से जड़ी बूटियों का सार सोख लिया था, और थोड़ी सी वीरान हड्डियों की ऊर्जा से मैं एक कमजोर व्यक्ति से रेंडुएर माई को खोलने के स्तर तक पहुंच गया था। कल रात मैंने वीरान हड्डियों का सारा सार सोख लिया और उसे पूरी तरह से पचा लिया। मुझे लगा था कि मैं पौराणिक बैंगनी रक्त के स्तर तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर मैं वहां नहीं भी पहुंचा तो भी मुझे ची संग्राह के शिखर पर होना चाहिए था। लेकिन मैं मेरिडियन स्तर पर क्यों अटका हुआ हूं? एक पूरी उजाड़ हड्डी को नष्ट करने के बाद नश्वर रक्त के चौथे स्तर पर बने रहना बहुत निराशाजनक है। यही वह ऊर्जा थी जिसकी लियान चेंगयू को बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यकता थी। क्या मेरी स्वाभाविक प्रतिभा इतनी खराब हो सकती है? लेकिन उस मोटे बुजुर्ग के शब्दों का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि वास्तव में इस स्तर तक पहुंचना क्या एक छोटे से कबीले के योद्धा के लिए मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करना एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। मोटे बुजुर्ग ने अनिश्चितता से ये यून की ओर देखा और बुदबुदाते हुए कहा, शुद्ध नारी, ड्रैगन पल्स, दृढ़ शरीर, अस्थिर रक्त, एकरूपता। ऐसा नहीं हो सकता। ये बच्चा क्लाउड वाइल्डनेस में पैदा हुआ है और लियान कबीले से होना चाहिए। क्या उसके पास दृढ़ शरीर और ड्रैगन पल्स होना असंभव है? मोटे बुजुर्ग ने ये यून के फीके कपड़े और फटे पुराने जूतों को देखकर उसके पृष्ठभूमि का अनुमान लगाया। अगर किसी बड़े कबीले का शिष्य भी क्लाउड वाइल्डनेस में प्रशिक्षण के लिए आता तो वह सूती कपड़े पहनता, लेकिन वे नए होते। ये यून से यह बिल्कुल अलग था, जिसने स्पष्ट रूप से उन्हें वर्षों से पहना था। स्पष्ट मेरिडियन, ड्रैगन पल्स, संयमित शरीर, अस्थिर रक्त, एकरूप। ये यून को मोटे बुजुर्ग के शब्दों का अर्थ तो नहीं पता था, लेकिन वह समझ गया था कि यह कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने अनजाने में ही एक बड़ा लाभ प्राप्त कर लिया था। गुरुजी, आप कहते हैं कि इस लड़के का शरीर दृढ़ है? मोटे बुजुर्ग की बात सुनकर आश्चर्यचकित युवती ने कहा। ऐसा लग रहा था कि यह आकलन कुछ असामान्य था। हाँ, अगर यह किसी प्रतिष्ठित परिवार के कुलीन व्यक्ति की उपलब्धि होती तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, लेकिन विशाल जंगल में रहने वाले एक गरीब बच्चे के लिए इतना मजबूत शरीर प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। मोटे बुजुर्ग समझ गए कि यून को इस अवस्था का अर्थ नहीं पता था, और उन्होंने उसे समझाया, यद्यपि नश्वर रक्त के 5 स्तर होते हैं, लेकिन केवल पहले 4 स्तर ही शरीर को प्रशिक्षित करने से संबंधित हैं। 5वां स्तर क्यूई गैद्र, नश्वर रक्त और बैंगनी रक्त के बीच की एक मध्यवर्ती अवस्था है। चौथे स्तर तक पहुंचना कठिन नहीं है, लेकिन शरीर के हर हिस्से को प्रखर शरीर की अवस्था तक पहुंचाने के लिए चरम सीमा तक प्रशिक्षण करना आसान नहीं है। ऐसे व्यक्ति की न केवल सभी नसें शुद्ध हो जाती हैं, बल्कि उनकी नसें एक सामान्य योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली होती हैं। उनमें एक प्रबल जीवन शक्ति होती है, मानो उनके शरीर के भीतर कोई अजगर नृत्य कर रहा हो। और जब शरीर का प्रखर शरीर पूर्ण हो जाता है तो हड्डियां, मांस और रक्त पुनर्तः एक हो जाते हैं। एक प्रहार से हड्डियां और रक्त एक साथ दहाड़ते हैं। मोटे बुजुर्ग की व्याख्या से ये यून को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वीरान हड्डियों की आधी से अधिक ऊर्जा खर्च करने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। सारी ऊर्जा इस परिपक्व शरीर की अवस्था तक पहुंचने में ही खर्च हो गई। उसके प्रशिक्षण में तेजी से सुधार हो रहा था, और ये यून जानता था कि जल्दबाजी में काम बिगड़ता है, इसलिए इतनी तेजी से स्तरों में ऊपर उठना शायद अच्छी बात नहीं थी। लेकिन पानी के अंदर गलती से गहरी नींद में चले जाने से उनकी सभी छिपी हुई समस्याएं दूर हो गई थी।
तुम्हारा शारीरिक गठन तो बिल्कुल सामान्य है, बूढ़े व्यक्ति ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। झांग युक्सियन की तुलना में उसकी क्षमता कहीं अधिक थी। झांग युक्सियन ने यून की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया था, उससे बैंगनी क्रिस्टल की प्रतिभा प्राप्त हुई थी। इस बूढ़े आदमी ने तो यून की असली प्रतिभा को अपनी आंखों से ही पहचान लिया था। ये यून दंग रह गई। यह मोटा आदमी तो साफ तौर पर स्वर्ग की आंख खोलने की क्षमता तक पहुंच चुका था। अध्याय 47 मुफ्त भोजन की तलाश करना। ये यून जानती थी कि वह एक सामान्य व्यक्ति है। 2 महीने पहले तक तो उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह एक मुर्गी भी नहीं उठा सकता था। मोटे बुजुर्ग ने तो बेहद सामान्य कहकर बात को बहुत ही नर्म शब्दों में कहा था। ये यून चिंतित था, अगर उस मोटे बुजुर्ग ने स्वर्ग की आंख खोल ली थी तो क्या वह उसके दिल में छिपी बातें नहीं देख सकता था। सामान्य शारीरिक बनावट, गरीब परिवार में जन्मा, फिर भी मोटे बुजुर्ग ने सोचा। उन्होंने ये यून के पीछे बने कुंड की ओर देखा और उनके मन में एक विचार कौंधा। उसने ये यून के पूरे शरीर को छुआ, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि पुरुषों के बीच स्पर्श करना अनुचित है? अब मुझे समझ आ गया। इस बच्चे ने जरूर कोई स्वादिष्ट खाना खाया होगा और गहरे तालाब में तैरकर अपने शरीर को मजबूत बनाया होगा। उस स्वादिष्ट खाने की तीव्र ऊर्जा ठंडे तालाब के पानी से बेअसर हो गई। इसी वजह से अनजाने में ही आपका पूरा शरीर इतना मजबूत हो गया कि आप ऐसी अवस्था तक पहुंच गए। इस बूढ़े आदमी की बातों ने ये यून को अवाक कर दिया। ये बूढ़ा आदमी बहुत ही बुद्धिमान था। हालांकि उसका अनुमान पूरी तरह सटीक नहीं था, लेकिन वह सच्चाई के बहुत करीब था। इस उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल करना वाकई आसान नहीं है। हालांकि किस्मत से आपको कुछ खजाना मिल गया, लेकिन भविष्य में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ और होगा। फिर भी यह आसान नहीं है। मोटे बुजुर्ग की बातों पर ये यून ने आंखें घुमाई। क्या ये तारीफ थी या अपमान? अरे बच्चे, मुझे लगता है कि यह किस्मत की बात है कि तुम मुझसे मिले। मोटे बुजुर्ग ने अपनी छाती में हाथ डालते हुए कहा, मानो वह कुछ निकाल रहा हो। ये यून की आंखें चमक उठी। क्या ये किसी बड़े सपने के शुरुआती संकेत है? क्या ऐसा हो सकता है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी सराहना की हो और उसे कोई तकनीक की पुस्तिका या निर्जन हड्डियों का सार देने की योजना बना रहा हो? जादुई गोलियां भी चलेंगी। उस मोटे बुजुर्ग का हाथ मोटा और फूला हुआ था। उसने अपने अंगूठे में एक चमकीली जैड की अंगूठी पहन रखी थी। यह आम बुजुर्गों के रूखे चेहरे से बिल्कुल अलग थी। कुछ पकड़कर उसने अपनी मोटी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। एक सफेद भाप से पके हुए बन की तरह उसने उसे ये यून की हथेली पर रखा और धीरे से छोड़ दिया। होला होला, कुछ कांसे के सिक्के ये यून के हाथों में गिर पड़े। मोटे बुजुर्ग की गर्मी से कांसे के सिक्के अभी भी गर्म थे। कांसे के सिक्के। ये यून का मन शर्मिंदगी और निराशा से भरा हुआ था। इसे लो और कुछ मिठाई खरीद लो। मोटे बुजुर्ग ने उदारता से हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उनके बगल में सूती कपड़े पहने लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने ये यून को एक बच्चे की तरह माना था। ये क्या बकवास है? ये यून ने अपने हाथ में रखे 20 कांसे के सिक्कों को देखा और उसके दिमाग में हजारों बार तेरी माँ को गाली दो के शब्द गूंज रहे थे। इस दुनिया में मनुष्य सोने, चांदी और कांसे का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में करते हैं, लेकिन क्लाउड वाइल्डनेस में सोना और चांदी केवल भुगतान का एक सहायक साधन थे। वहां की असली मुद्रा भोजन, कवच और हथियार थे। ये बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक विशेषज्ञ था, लेकिन फिर भी इस दुनिया में उसे कुछ मुद्रा अपने साथ रखने की आवश्यकता थी। मानव जगत में चांदी की सिल्लियां एक बड़ी मुद्रा थी। आम सराय या भोजनालय के लिए कांसे के सिक्के होना अनिवार्य था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उस बूढ़े व्यक्ति के पास कांसे के सिक्के थे। लेकिन विशेषज्ञों के लिए न केवल कांसे के सिक्के बल्कि सोना और चांदी भी उनके लिए कम महत्व रखते थे। अगर आप दान देना चाहते थे तो कम से कम कुछ सोने की ईंटें ही दे दीजिए। ये यूं अवाक रह गई। दरअसल शून्य से कुछ पाने के लिए इस तरह के विचार रखना शर्मनाक था। जैसा कि कहावत है, गरीबी अजीबोगरीब लोगों से मिलवा देती है। अपने प्रशिक्षण संसाधनों का उपयोग कर लेने के बावजूद वह अभी भी मेरिडियन क्षेत्र में था। हालांकि उसका शरीर मजबूत था, फिर भी बैंगनी रक्त क्षेत्र में न होने के कारण वह विशाल जंगल में शिकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शिकार के बिना वह कैसे खाएगा? क्या उसे सिर्फ अनाज का दलिया ही खाना पड़ेगा? और यहाँ तक कि अनाज की दलिया के लिए भी जियांग शियाओरू हमेशा अनाज उसके लिए छोड़ देती थी, जबकि वह खुद दलिया का पानी पी लेती थी। यदि ये यून भूखा मरता है तो इससे जियांग शियाओरू भी भूखी मर जाएगी। ये यून को उपहास महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने कांसे के सिक्के उठा लिए। उसे लगा कि ले लेना ही बेहतर होगा। आखिर अगर वह इसे जियांग शियाओरू को दे देता तो वह इसे कबीले या अन्य लोगों से भोजन के बदले में दे सकती थी। दरअसल हवाई बातें संभव नहीं थीं। साथ ही वह मोटा बुजुर्ग उसे केवल एक बच्चा ही समझता था, इसलिए उसे मिठाई के बदले कुछ कांसे के सिक्के देना उसके अपने मनोरंजन के लिए था। हालांकि उसका शरीर तपा हुआ था क्योंकि उसकी शारीरिक बनावट औसत थी, लेकिन वह कोई खास नहीं था क्योंकि उसने खजाने के जरिए ही वह स्थिति हासिल की थी। वह कद में छोटा, गरीब और शक्तिहीन था। वह बूढ़े आदमी के लिए बिल्कुल अजनबी भी था, तो बूढ़ा आदमी उसे भला क्या लाभ देता? उसे बस उसके साथ खेलना मजेदार लगता था और वह उसे चिढ़ा रहा था। मैंने कहा, बड़े साहब आप कहाँ जा रहे हैं? ये यून ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उस बूढ़े आदमी को जानने में कोई हर्ज नहीं था। हम ताओ जनजाति के कबीले में जा रहे हैं। उस मोटे बुजुर्ग ने इसे गुप्त रखने की जहमत नहीं उठाई। ताओ कबीले का वंश। ये यून जानता था कि ताओ कबीले का वंश लियान कबीले के पास स्थित एक बड़ा कबीला था और लियान कबीले का स्वामी भी वही था। लियान जनजाति द्वारा निर्मित हथियार और कवच ताओ जनजाति को आपूर्ति किए जाते थे। ये दोनों बुजुर्ग और युवा व्यक्ति स्पष्ट रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। बिना किसी हिचकिचाहट के क्लाउड वाइल्डनेस को पार करने की उनकी क्षमता प्रशंसनीय थी।
ये यून को अचानक याद आया कि लियान कबीले से बात करते समय झांग युक्सियन ने क्लाउड वाइल्डनेस में हुई किसी घटना का जिक्र किया था। उन्होंने ये भी बताया था कि कई विशिष्ट अतिथि लियान कबीले के पास से गुजरते थे, जिससे लियान कबीले के मुखिया की उपेक्षा नहीं हो पाती थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ये बूढ़ा आदमी और जवान लड़की वीआईपी थे। मोटा बुजुर्ग जाने की योजना बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम भी बढ़ाया उसे अचानक भूख लग गई। उसने सूरज की ओर देखा और अपनी मोटी टूटी को सहलाते हुए कहा, कुछ खाने का समय हो गया है। यहाँ का नज़ारा बुरा नहीं है, पहाड़ है और पानी साफ है, चलो यहीं खा लेते हैं। खाना, ये शब्द सुनते ही ये यून को अचानक भूख लगने लगी, बहुत भूख। लगातार 2 महीनों तक दलिया खाने के बाद वह ऊर्जा के स्रोत के रूप में जड़ी बूटियों और निर्जन हड्डियों के सार का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसने पिछली रात गहरे पानी में अवशोषित की गई सारी ऊर्जा को पचा लिया था। ऐसा लग रहा था मानो ये यून का शरीर अंदर से खाली हो। अरे शिष्य, चलो खाना खाते हैं, मोटे बुजुर्ग ने लिन शिंटोग को पुकारा। लिन शिंटोग ने सिर हिलाया और ये यून की ओर देखते हुए कहा, छोटे भाई तुम हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? अरे, ये यून दंग रह गया। वह खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि लड़की की आवाज बेहद मार्मिक थी। ऐसा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि ये यून ने ऐसा कहा था, लेकिन वह पहले से ही बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था। ये बूढ़ा आदमी और जवान लड़की जरूर असाधारण कदकाठी के होंगे। ये लोग जो खाना खाते हैं वो इतना बुरा तो नहीं हो सकता। कोई भी व्यंजन खेती के लिए बहुत अनुकूल होगा। मोटे बुजुर्ग आग जलाने की योजना बना रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये यून अपना प्रवास लंबा खींचने की योजना बना रहा है, तो उन्होंने तिरस्कारपूर्वक मना कर दिया। लेकिन चूंकि उनके शिष्य ने उन्हें आमंत्रित किया था, इसलिए उन्हें निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ा। उसने अपने दाहिने हाथ में पहनी हुई जेड की अंगूठी को छुआ और जादूगर की तरह 3 पंखरहित तीतर निकाले। उसने एक डंडे से उनमें छेद किया और उसे आग के किनारे रख दिया। बूढ़े आदमी की जेड की अंगूठी डोरेमोन की थैली जैसी थी। थोड़ी देर में ही उसने मसालों से भरी कई बोतलें और जार निकाले। ये यून को ईर्ष्या हुई। उसने पहले तो बूढ़े आदमी की अंगूठी को एक जादुई प्रदर्शन समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन वह वस्तु एक खजाना थी जिसमें सबसे बड़ी वस्तुएं भी समा सकती थीं। ऐसा लगता है कि यह पौराणिक अंतरस्थानिक वलयों के समान था। हे अपनी किस्मत को मानो बच्चे, बहुत कम लोगों ने मेरे पाक कौशल का स्वाद चखा है। ये कहते हुए बूढ़े ने अपने हाथ मले और एक तीतर को भूनना शुरू कर दिया। तभी ये यून को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण तीतर नहीं था। यह देखने में तो तीतर जैसा लग रहा था, लेकिन इसके भीतर अपार ऊर्जा समाई हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये यून तीतर से तैरते हुए प्रकाश के बिंदु देख सकता था। यह ऊर्जा अत्यंत शुद्ध थी, जो आसानी से ईर्ष्या उत्पन्न कर सकती थी। ये यून के मुंह में पानी आ रहा था। वाह क्या बात है! उसने 2 महीने से मांस नहीं खाया था, इसलिए ऊर्जा से भरपूर इस मोटे ताजे तीतर को देखकर उसके मुंह में पानी आना स्वाभाविक था। वह तीतर को भूनकर धीरे धीरे पचाने के लिए बेताब था, लेकिन बहुत जल्दी ही ये यून बूढ़े आदमी के भूनने के तरीके को देखकर निराश हो गया। उस बूढ़े आदमी के खाना पकाने के कौशल इतने भयानक थे कि उन्हें देखना भी मुश्किल था। अध्याय 48, सिद्धांतों के प्रति दृढ़ निश्चय होने के नाते कोई समझौता नहीं। मोटा बुजुर्ग तीतर को पकड़े हुए था, लेकिन वह उसे आग के बहुत पास रख रहा था और उसे घुमाने की गति भी धीमी थी। खुली आग पर खाना भूनना बारबेक्यू रेस्टोरेंट में ग्रिल करने से बिल्कुल अलग था। बारबेक्यू रेस्टोरेंट में विशेष ग्रिल का इस्तेमाल होता है जिन्हें आसानी से जलाया जा सकता है। उनकी लौ एक समान होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें धुआं नहीं निकलता। लेकिन लकड़ी जलाने पर आग एक समान नहीं जलती और धुआं घना होता है। ये धुआं अधजली लकड़ी की राख थी, जो लपटों के साथ ऊपर उठकर तीतर की खाल पर चिपक जाती थी। कुछ ही देर में बूढ़े आदमी के हाथों में रखा तीतर जलकर काला हो गया। वह ज्यादा पका तो नहीं था, लेकिन राख की एक मोटी परत से ढक गया था। इससे न केवल उसकी बनावट पर असर पड़ा, बल्कि उसका स्वाद भी कड़वा हो गया। हालांकि बूढ़ा आदमी बीच बीच में तेल पोंछता रहता था, फिर भी राख की मोटी होती परत को रोकना संभव नहीं था। उसके ऐसा करने के तरीके से यह स्पष्ट था कि कुछ ही समय में यह पूरी तरह जलकर राख हो जाएगी। लकड़ी जलाकर मांस भूनना एक मुश्किल काम था। यहाँ तक कि किसी बारबेक्यू रेस्टोरेंट के विशेषज्ञ भी शायद इसे ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन वह बूढ़ा आदमी तो उससे भी बदतर था। ये बात समझ में आने वाली थी, आखिर उस बूढ़े व्यक्ति की क्या स्थिति थी। समय अनमोल था, इसलिए उसे अपने लिए भोजन तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी पाक कला स्वाभाविक रूप से कोई प्रशंसनीय नहीं थी। इसके अलावा लकड़ी की आग पर मांस भूनना बेहद मुश्किल था। ये तो मानो स्वर्ग की संपत्ति का विनाश है। एक पेटू के रूप में नहीं, बल्कि व्यंजनों के पारखी के रूप में जो स्वादिष्ट व्यंजनों पर शोध करने का आनंद लेता है, ये यून अब और सहन नहीं कर सकता था। जब तीतर लगभग पक चुका था, तो बूढ़े व्यक्ति ने उस पर तरह तरह के मसाले छिड़के और भुना हुआ काला तीतर लिन शिंटोग को परोसा। ये यून को लगा कि यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कुछ खाया जा सके, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिन शिंटोग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने धन्यवाद स्वामी कहा, भुना हुआ तीतर लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े खाने लगी। हालांकि उसके होंठ गुलाबी और छोटे थे, लेकिन इतना भुना हुआ तीतर खाने के बाद उसके होंठ काले पड़ गए थे। ये दृश्य देखकर ये यून के चेहरे के सारे भाव गायब हो गए। ये खान पान की संस्कृति के खिलाफ एक बड़ा अपराध था। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी शिष्या को बहुत प्यार करते थे, इसलिए भुना हुआ तीतर स्वाभाविक रूप से उसी के लिए बचा था। ये यून की बात करे तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसे सबसे आखिर में मिलेगा, लेकिन ये यून फिर भी आभारी था। अगर ये तीतर बिक जाता तो इसकी कीमत इतनी अधिक होती कि लियान चेंगयू जैसे व्यक्ति के लिए भी इसे खरीदना असंभव होता। एक तीतर को भूनने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने दूसरा तीतर भूनना शुरू कर दिया।
पहला टुकड़ा लिन शिंटोब को दिया गया था, इसलिए बूढ़े आदमी ने इसे अतिरिक्त सावधानी से ग्रिल किया था, लेकिन चूंकि दूसरा टुकड़ा खुद के लिए था इसलिए यह और भी खराब दिख रहा था। फिर भी बूढ़ा आदमी अपने काम से बहुत खुश था। दोनों तीतरों को भूनने के बाद उसने अपनी अंगूठी से शराब का घड़ा निकाला। वह बड़े चाव से भुना हुआ मांस खाने लगा और मजे से शराब पीने लगा। खाना खत्म करने के बाद उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी और उसकी सफेद दाढ़ी संतुष्टि से लहरा रही थी। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने यी यून की ओर देखते हुए आलस भरे लहजे में कहा, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे खुद भून लो, मैं परोसने वाला नहीं हूँ। क्या? ये यून अवाक रह गया। हालांकि उसे बूढ़े आदमी से अपने लिए तीतर भूनने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बूढ़े आदमी ने पहले ही कहा था, बहुत कम लोगों ने मेरे पाक कौशल का स्वाद चखा है। जब ये यून ने ये शब्द सुने तो उसे लगा कि बूढ़ा आदमी उसके लिए एक तीतर भूनकर खिलाएगा, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा नहीं होगा। ये यून को खुद चिकन भूनने का ज्यादा भरोसा नहीं था। हालांकि उसने खाने पीने के बारे में काफी रिसर्च की थी, लेकिन आखिर वह एक आधुनिक व्यक्ति था। वह बारबेक्यू पिट और धुआं रहित कोयले की मदद से आसानी से नर्म और कुरकुरा भुना हुआ चिकन बना सकता था, लेकिन लकड़ी से ऐसा करना उसके लिए मुश्किल था। लकड़ी से उड़ने वाली राख को रोकने का कोई तरीका नहीं था, और चाहे वह तीतर को कितना भी पलट दे, राख फिर भी तीतर के मांस पर लगी जाती थी। क्या आपके पास कड़ाही है? ये यून ने अत्यंत विनम्रता से पूछा। सिद्धांतों का पालन करने वाले एक पिटू के रूप में वह चाहे कितना भी भूखा क्यों न हो, समझौता करने को तैयार नहीं था। 2 महीने में ये पहली बार था जब उसने मांस देखा था, और वह भी उच्च गुणवत्ता वाला मांस। हाँ, इतना कहते हुए बूढ़े आदमी ने अपनी अंगूठी से एक बर्तन निकाला। हालांकि बर्तन अज्ञात सामग्री से बना था, फिर भी वह अच्छी तरह से बना हुआ था और उसका आकार भी उपयुक्त था। ये यून इससे बहुत संतुष्ट थी। ये यून काम में जुट गया। उसने बूढ़े आदमी द्वारा निकाले गए मसालों को पहचानना शुरू किया। मसालों, तेल, सॉस और नमक की पूरी श्रृंखला देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ तक कि कुछ ऐसे जड़ी बूटी के मसाले भी थे जो हरे प्याज और अजमोद जैसे दिखते थे। क्या मैं वह शराब उधार ले सकती हूँ? ये यून ने फिर पूछा। अरे शराब, मेरे साथ 2 प्याले पीना चाहते हो? बूढ़े ने क्षणिक हैरानी से उबरते हुए मुस्कुराते हुए ये यून को शराब थमा दी। क्या सच में इस बच्चे को शराब पसंद है? हालांकि वह कंजूस था, लेकिन वह शराब पीने वाले दोस्त बनाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि तभी उसे शराब पीने का कोई अर्थ दिखाई देता था। हालांकि उसे सामने बैठा बच्चा पसंद नहीं था, फिर भी ये यून का होना कुछ न होने से तो बेहतर था। आखिरकार लिन शिंटोब शराब नहीं पीता था, इसलिए वह पूरे 1 साल से अकेले ही शराब पी रहा था। गुरुजी, लिन शिंटोब थोड़ी अवाक रह गई। आप बच्चों को शराब कैसे दे सकते हैं? लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यून ने तीतर को सुखाने के बाद उस पर शराब डाली और उसे समान रूप से फैला दिया, जिससे तीतर के पेट के भीतरी हिस्से में भी शराब नहीं गई। बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने हैरानी से देखा और उसकी दाढ़ी तन गई। ये 1000 साल पुरानी शराब थी। शराब के शौकीन होने के नाते वह अपनी शराब को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। मैं खाना बना रही हूँ, ये यून ने आश्चर्यचकित होकर सहज भाव से उत्तर दिया। मुझे कहना पड़ेगा, ये वाइन वाकई बहुत अच्छी है। इसकी खुशबू मीठी है। पता नहीं इसे किस अनमोल खजाने से बनाया गया होगा। मेरा मानना है कि इसका एक घूंट पीने से खेती बाड़ी में बहुत फायदा होगा। खाना पकाना, क्या शराब का इस्तेमाल खाना पकाने में किया जा सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने इनकार किया। कुछ हिचकिचाहट के बाद ये यून समझ गई। इस दुनिया में खाना पकाने के तरीके पृथ्वी के तरीकों से बहुत अलग थे। यहाँ तक कि उस दौर में भी जब चीन में भोजन संस्कृति अपने चरम पर थी, प्राचीन काल में खाना पकाने की सभी तकनीकें बहुत सरल थीं। तांग और सोंग राजवंशों के दौरान खाना पकाने की मूल विधि भाप में पकाना या उबालना थी। चाहे सब्जियां हो या मांस, उन्हें नमक के साथ मिलाया जाता था, ढक्कन से ढक दिया जाता था और पकने के बाद खा लिया जाता था। जहां तक भूनने, जल्दी तलने, उबालने, धुआं देने या शराब के साथ खाना पकाने आदि की बात है, खाना पकाने की इन विधियों का विकास भौतिक समृद्धि में सुधार के बाद ही हो सका। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग अलग भोजन संस्कृति थी। चीनी व्यंजनों का लगभग 80% हिस्सा अद्वितीय था। यहाँ तक कि सब्जियों को भूनने की सबसे सरल विधि भी पूरी दुनिया में चीन की ही देन थी। हालांकि यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। पूरी पृथ्वी पर सबसे जटिल खाना पकाने की तकनीकें चीनियों के पास थीं, जिनका कोई निकट प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इस दुनिया में विशाल जंगल को छोड़कर लोगों का कठिन श्रम वाला जीवन इतना कठिन था कि भोजन संबंधी प्रयोगों के लिए कोई ऊर्जा या सामग्री नहीं बची थी। जहां तक समृद्ध शहरों की बात है, वहां के धनी लोग विशेषज्ञ थे। वे अपनी मार्शल आर्ट, हथियारों की श्रृंखला और वीरान हड्डियों को परिष्कृत करने की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते थे, इसलिए उनके पास खाना पकाने पर शोध करने का समय नहीं था। केवल बड़े कुलों के सेवक ही इस विषय पर शोध कर सकते थे। ये लोग अच्छा भोजन बनाते थे और अनुभव से खाना पकाने की कुछ कुशलताएं प्राप्त कर लेते थे। लेकिन इतने छोटे से क्षेत्र में पाक कौशल की भी एक सीमा होती थी। यहाँ तक कि अमेरिका में भी शायद बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि शराब का उपयोग खाना पकाने में किया जा सकता है। ये यून ने तीतर के शरीर पर तेल और सोया सॉस लगाया। उसने पेट के भीतरी भाग में शराब डाली और हरे प्याज और धनिये जैसे दिखने वाले कुछ मसाले छिड़के। ये यून ने मसाले का स्वाद चखा था और अपनी अत्यधिक खाने की आदत के कारण वह जानता था कि यह हरे प्याज या धनिये से कम नहीं होगा। अगला चरण सबसे महत्वपूर्ण था। ये यून ने एक साफ मोटे कपड़े में तीतर को लपेटा। फिर उसने बर्तन में काफी मात्रा में नमक डाला और तीतर को उसमें दबा दिया। तीतर को पूरी तरह से ढकने के बाद उसने बर्तन को बंद कर दिया और उसे भाप में पकाना शुरू कर दिया। मोटे बुजुर्ग ने ये यून को संदेह भरी नजरों से देखा। उसने इतना सारा नमक इस्तेमाल किया और तीतर को लपेट दिया।
कहीं वह बहुत ज्यादा नमकीन तो नहीं हो गया। क्या इस जनजाति के बेचारे बच्चों ने कभी नमक नहीं खाया? भले ही उसमें नमक की कमी थी, लेकिन उसे इस तरह नहीं खाना चाहिए था। यह एक चौंकाने वाली घटना थी। मोटे बूढ़े ने बच्चे की इस सनक का उपहास उड़ाया। वह अपना भुना हुआ तीतर खाता रहा, लेकिन लिन शिंटोग ने खाना बंद कर दिया और उत्सुकता से उस बर्तन को देखने लगी जिसे यी यून ने आग के ऊपर रखा था। धीरे धीरे बर्तन से एक सुगंध निकलने लगी। सुगंध इतनी स्पष्ट नहीं थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो। अगर ये लोग तेज इंद्रियों वाले मार्शल आर्टिस्ट न होते तो शायद उन्हें वह सुगंध महसूस न होती। क्या इतनी हल्की सुगंध वाली कोई चीज स्वादिष्ट हो सकती है? मोटे बुजुर्ग ने अपना भुना हुआ तीतर खा लिया था और अपनी मोटी और छोटी उंगलियों को चाटने लगे थे। उसी क्षण यी यून ने बर्तन खोला और एक करछी से गर्म नमक को साफ किया और तीतर को बाहर निकाल लिया। नमक में पका हुआ स्वादिष्ट तीतर तैयार हो गया। नमक की सील टूटते ही एक ताजी स्वादिष्ट खुशबू निकली, जिससे यी यून खाने के लिए तैयार हो गई। यी यून को आश्चर्य हुआ कि वह अपनी पूरी क्षमता से भोजन तैयार करने में सक्षम था। जाहिर है इसका मुख्य कारण तीतर था, जिसके मांस में भरपूर ऊर्जा थी। यह धरती पर पाली जाने वाली मुर्गियों से कहीं बेहतर था, और वह शराब जो किसी अनमोल खजाने से तैयार की गई थी। बस थोड़ी सी खमीर और कुछ 100 साल ही देवताओं के अमृत को बनाने के लिए काफी थे। इन दोनों के संयोजन से यी यून नमक में पकाए गए तीतर की ऐसी गुणवत्ता का उत्पादन करने में सक्षम हुए जो अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच गई। बूढ़े आदमी की दाढ़ी फड़क उठी और उसकी आंखें अचानक गोल हो गईं। अध्याय 49। मुझे एक वस्तु चाहिए। यी यून अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने पहले से तैयार की गई चटनी डाली और तीतर का एक पैर तोड़कर खाना शुरू कर दिया। त्वचा कुरकुरी थी और मांस रसदार। मांस इतना मुलायम था कि हर निवाले के साथ तेल टपक रहा था। उसका मुंह खुशबू से भर गया था। ये कहना ही पड़ेगा कि उस मोटे बुजुर्ग का अनजान तीतर बेहद स्वादिष्ट था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे इतना बुरी तरह भूनने के बाद भी वह उसका आनंद ले पा रहा था। इसके अलावा उस मांस में शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह था। जैसे ही वह ऊर्जा यी यून के पेट में पहुंची, वह उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसे एक ऐसी गर्माहट का एहसास हुआ जो अवर्णनीय रूप से आरामदायक थी। उस बूढ़े आदमी की शराब भी बेहद खास थी। नमक में पकाने के बाद भी उसमें से शराब का स्वाद नहीं निकला था। वह तीतर के मांस में समा गया था, जिससे उसमें एक मादक सुगंध आ गई थी। उस शराब में और भी शुद्ध ऊर्जा थी, जिसने यी यून के पूरे शरीर को तरोताजा कर दिया, यहाँ तक कि उसके रोम रोम खुल गए। लिन शिंटोग ने उत्सुकता से यी यून की ओर देखा। महज गंध और रंग रूप से ही यह अनुमान लगाना आसान था कि इसका स्वाद लाजवाब होगा। यह बच्चा ज्यादा से ज्यादा 12 साल का होगा और उसमें इतनी प्रतिभा है। बहन परी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यी यून के शब्द बेहद मधुर थे। वह जानता था कि लड़की का कद असाधारण था। बूढ़े आदमी ने उसे अपनी आंखों का तारा माना था, इसलिए भले ही यी यून उसका नाम नहीं जानता था, उसे बहन परी कहकर पुकारने में कोई बुराई नहीं थी। लिन शिंटोग हिचकिचाई, लेकिन यी यून को उसके लिए एक बिना खाया हुआ ड्रमस्टिक तोड़ते हुए देखकर वह असमंजस में पड़ गई कि क्या करे। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने उसे स्वीकार कर लिया और एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया। यह वाकई स्वादिष्ट था। इसकी तुलना में यह उसके मालिक के काले जले हुए तीतर को बेस्वाद बना देगा। लड़की ने एक रुमाल निकाला, अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया। उसने खाना पकाने का ऐसा तरीका पहले कभी नहीं आजमाया था और इसका स्वाद बहुत ही अनोखा था। हालांकि लिन शिंटोग एक संयमी जीवन जीती थी और भोजन के प्रति जुनूनी नहीं थी, लेकिन प्रशिक्षण के लिए जंगल में रहने और रोजाना कड़वा काला जला हुआ तीतर खाने के कारण वह अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच गई थी। हालांकि लड़की ने इसकी सराहना की, लेकिन उसने प्रशंसा में कोई अतिशयोक्ति नहीं की। लेकिन मोटा बुजुर्ग अलग था। वह एक लालची पेटू था। कई साल पहले अनाज से परहेज करने की स्थिति में पहुंचने के बावजूद उसने कभी अनाज का सेवन नहीं किया। वह दिन में 4 बार भोजन करना सुनिश्चित करता था, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन। आमतौर पर घर पर उन्हें खाना पीना मिल जाता था, जो स्वादिष्ट होता था और उनकी तृप्ति के लिए पर्याप्त होता था। लेकिन अब अपने शिष्य के साथ बाहर होने के कारण उनके लिए यह मुश्किल हो गया था। वे लगातार राख से बने बारबेक्यू का खाना खाकर पहले ही ऊब चुके थे। लालच के कारण उसके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वह यी यून से कुछ मांगने के लिए अपनी हैसियत नहीं गिरा सकता था। चूंकि यी यून का उसे तीतर देने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था, इसलिए मोटा बुजुर्ग नाराज हो गया। ये लड़का कितना एहसान फरामोश है। क्या वह भूल गया कि उसे तीतर और शराब किसने दी थी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खाना बना सकते हो। मैंने दुनिया के सारे स्वादिष्ट व्यंजन चखे हैं, इसलिए स्वाद के मामले में मैं तो बिल्कुल पारखी हूँ। चलो बेटा, मैं तुम्हारा हुनर परखूंगा और देखूंगा कि तुम कितने माहिर हो। अगर सुधार की गुंजाइश हुई तो मैं तुम्हें सुझाव भी दूंगा। इतना कहते ही कालिक से सना एक चिकना चर्बीदार हाथ उसके सामने बढ़ा। उसने भुना हुआ तीतर खाने के बाद अपने हाथ भी नहीं पोंछे थे। यी यून ने सहज प्रवृत्ति से बचने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश, हालांकि मोटे हाथ की गति तेज नहीं थी, वह उससे बच नहीं पाया। अंत में तीतर का एक छोटा सा हिस्सा फट गया। उसके 2 बेहतरीन पंथ गायब हो गए। धत्तेरी की, यी यून ने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मोटे बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए यी यून को व्यंग्य भरी निगाहों से देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस मामूली काबिलियत से मेरे वार से बच पाओगे? जैसे ही उसने दांत गड़ाए, तेल उछल पड़ा और उसकी खुशबू उसके मुंह में भर गई। मोटे बुजुर्ग की आंखें चमक उठी। मांस तो स्वादिष्ट था ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी शराब का स्वाद। दरअसल उस बूढ़े व्यक्ति ने कई स्वादिष्ट व्यंजन खाए थे, लेकिन इस तरह का व्यवहार उसने पहली बार देखा था। मांस में अल्कोहल समा जाने से वह और भी स्वादिष्ट हो गया। वह न केवल पेटू था, बल्कि शराबी भी था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शराब का इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है।
शराब और तीतर, दो अलग अलग और स्वादिष्ट स्वाद जब एक साथ मिल जाएं तो इतने अविश्वसनीय हो सकते हैं। इसके विपरीत इससे पहले उसने जो भुना हुआ तीतर बनाया था वह केवल कुत्तों के खाने लायक ही था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही एक तीतर खा लिया था और वह अज्ञात तीतर आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन हाथी निगलने की तकनीक जानने के कारण ये यून जानता था कि उसका मांस पचाने में बेहद प्रतिरोधी था। एक सामान्य व्यक्ति बिना भूखे रहे कई दिनों तक केवल एक लेग पीस खाकर जीवित रह सकता था। देर खाने के बाद भी बूढ़े व्यक्ति में पेट भरने का कोई संकेत नहीं था। तीतर खाते समय वह देखने में भले ही सभ्य लग रहा था, लेकिन बूढ़े आदमी की खाने की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। उसने लगभग 1 मिनट में आधा तीतर चट कर लिया और केवल हड्डियों का ढेर छोड़ दिया। हड्डियां, यहाँ तक कि पसलियों की नाजुक हड्डियां भी इतनी साफ खा ली गई थी कि एक कुत्ता भी शर्मिंदा हो जाए। ये यून की आश्चर्यचकित निगाहों से बूढ़े व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने शांति से अपने मुंह से तेल पोंछते हुए कहा, स्वाद ठीक है। अगर तुम और सुधार करोगे तो मेरे भुने हुए तीतर के बराबर स्वाद पालोगे। बूढ़े आदमी के बेशर्म दावों को सुनकर ये यून का दम घुटने लगा। आखिर वह किस तरह का इंसान था? उसका कद तो असाधारण था, लेकिन वह इतना लज्जित क्यों था? बूढ़े आदमी ने ये यून की तिरस्कार भरी निगाहों को अनदेखा करने का नाटक किया और ये यून के हाथों में नमक में पकाए गए तीतर को देखते हुए कहा, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? क्या तुम्हारा पेट भर गया है? नहीं। ये यून चौंक गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपने हाथों में मौजूद नमक में पके हुए तीतर पर झपट्टा मारा। ये तो एक मजाक है। अगर वह 1 सेकंड भी धीमा होता या पलक झपकते ही तो उसके हाथों में मौजूद तीतर हड्डियों के ढेर में बदल सकता था। स्वादिष्ट होने के साथ साथ यह मांस शरीर के लिए बहुत पौष्टिक था। ये यून ने महसूस किया कि उसका पहले से खाली शरीर कुछ ही समय में ऊर्जा से भर गया। इससे उसके रक्त में जोश आ गया और वह और अधिक शक्तिशाली हो गया। क्या ये तीतर किसी प्राचीन विलुप्त हो चुके जानवर का वंशज हो सकता है? ये यून ने यह बात स्वीकार कर ली कि धनी लोगों द्वारा प्रतिदिन इस प्रकार का भोजन करने से उनकी ताकत में तेजी से वृद्धि होना स्वाभाविक है। शुरुआत में तो उसे अपने संयमित शरीर को पूरा करने पर बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन वह पहले ही शांत हो चुका था। उसकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। भले ही उसने एक छोटे कबीले में तेजी से तरक्की कर ली हो, लेकिन एक बड़े कबीले में यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती। उसके सामने अभी लंबा सफर तय करना था। अरे, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप में खाना बनाने का हुनर है और ये तो किस्मत की बात है कि हम एक दूसरे को जान पाए। ये कहते हुए मोटे बुजुर्ग ने अपनी अंगूठी को छुआ। ये शब्द यून ने दूसरी बार सुने थे और अब उसे इनकी आदत सी हो गई थी। उसने शांति से अपना मुंह पोंछा और मोटे बुजुर्ग के कुछ निकालने का इंतजार करने लगा। हे बच्चे, इससे मिठाई खरीद लो। मोटे बुजुर्ग ने अपनी अंगूठी से 2 सोने की ईंटें निकालते हुए कहा। देखने में उनका वजन लगभग आधा पाउंड लग रहा था। ये यून पहली बार सोने की ईंटें देख रहा था। पृथ्वी पर उसने केवल बैंकों के कांच के बक्सों में प्रदर्शित सोने की प्लेटें ही देखी थी, लेकिन वे इतनी बड़ी नहीं थीं। ये यून ने एक बार फिर से उस पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाए। आओ, मेरे पास अभी भी 20 से ज्यादा मुर्गियां हैं। तुम इन्हें पकड़ लो और मैं तुम्हें ये 2 सोने की ईंटें दे दूंगा। फिर तुम ढेर सारी मिठाइयां खरीद सकते हो, बूढ़े ने खुशी से कहा। हालांकि उसने जबानी तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह जानता था कि खाना पकाने में उसकी कुशलता ये यून के सामने कुछ भी नहीं थी। ये यून के नमक में पके हुए तीतर, खासकर शराब और मांस की खुशबू के साथ, मोटे बूढ़े के मुंह में पानी ला दिया था। ये सुनकर ये यून ने अपना मुंह सिकोड़ा। क्लाउड वाइल्डनेस में सोने की ईंटें केवल देखने में ही सुंदर थी, उनका कोई उपयोग नहीं था। पृथ्वी पर सोने के ये 2 बड़े सिक्के जीवन भर के भोजन के लिए पर्याप्त होते, लेकिन इस दुनिया में भोजन बहुत महंगा था, खासकर क्लाउड वाइल्डनेस में। सोने की ईंटों से भी शायद कुछ खरीदा न जा सके। अगर वह लियान चेंगयू से भोजन के बदले सोना लेता तो वह खुद को खतरे में डालने जैसा होता। मुझे सोना नहीं चाहिए, ये यून ने बिना विचलित हुए कहा। इस बूढ़े ने पहले उसे कांसे के सिक्के दिए थे और अब सोना दे दिया। ये स्पष्ट था कि वही यून को किसी भाग्यशाली बच्चे की तरह समझ रहा था, न कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हो। महोदय, क्या आप नहीं जानते कि अगर कोई बच्चा सोना लेकर सड़कों पर घूमेगा तो परिणाम कितने भयानक होंगे? मोटे बुजुर्ग ने घुटते हुए कहा। उनके मन में ये विचार भी आए कि अगर ये यून इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता तो वह इसे अपने माता पिता को दे सकता था। मोटे बुजुर्ग के बगल में बैठी लिन शिंटोग ने ये यून को आश्चर्य से देखा। एक निर्दोष व्यक्ति का धन के कारण मुसीबत में पड़ना सिद्धांत सरल था, लेकिन 12 साल के बच्चे के रूप में वह न केवल सोने से अप्रभावित था, बल्कि उसने इसे एक तथ्य के रूप में कहा। यह वाकई प्रभावशाली था। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मोटे बुजुर्ग ने सोना अपने पास रखते हुए कहा। मुझे आपसे केवल एक ही वस्तु चाहिए, महोदय, ये यून ने मोटे बुजुर्ग की आंखों में देखते हुए धीरे और शांत स्वर में कहा। मोटे बुजुर्ग ने रुचि से कहा, बोलो। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि महोदय कोई असाधारण व्यक्ति है। आप अवश्य ही उच्च पद और असाधारण प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे। ठीक है, चापलूसी बंद करो। मोटे बुजुर्ग ने ये यून को घृणा भरी नजरों से देखा। ये लड़का वाकई अजीब था। ओह, मैं आपकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस आपके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त कर रहा हूं। आप ये सब पा सकते हैं और कई लोगों द्वारा प्रशंसित हो सकते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं, क्योंकि महोदय, आप में साहस है। इस वीरान जगह में जिनके पास ताकत होगी उन्हें ही दूसरों द्वारा सम्मान दिया जाएगा। तो मैं नन्ही सी बच्ची बड़े साहस के साथ एक चीज की याचना करूंगी, और वो है ताकत। ये यून ने ये शब्द आत्मविश्वास से कहे। हालांकि उसने धीरे से कहा था, लेकिन ये सीधे कानों तक पहुंच गए और मोटे बुजुर्ग को चौंका दिया। लिन शिंटोग ने अपनी खूबसूरत आंखों को झपकाया और आश्चर्य से ही यून की ओर देखा।
ये युन ने जो कहा था वह बहुत सरल था, लेकिन जब उसके गुरु ने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है, तो उसने ये शब्द शक्तिशाली बनने की अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए कहे थे। ये बच्चों के बिना सोचे समझे बोलने के तरीके से बिल्कुल अलग था। ये शब्द किसी बच्चे के शब्दों से बिल्कुल अलग थे। अध्याय 50 मोटे बुजुर्ग की घिनौनी रुचि। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूं? उसकी आंखों में चमक आ गई और उस मोटे बुजुर्ग ने अपनी हिप्पी वाली नजर को हटाकर दबाव वाली नजर में बदल दिया। ये युन ने अपनी सांस रोक ली और उस मोटे बुजुर्ग की आंखों में देखते हुए धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं? ये व्यर्थ है क्योंकि निर्णय मेरा नहीं है। मेरी इच्छाएं मायने नहीं रखती। अगर आप शिष्य बनाना चाहते तो मुझे यकीन है कि कई कुलीन लोग आपके चरणों में आकर आपको चुनने का मौका देते। यहाँ तक कि अगर वे आपके सामने घुटने टेककर भीख मांगते तो भी कोई फायदा नहीं होता। ओह, ये युन की बातों से मोटा बुजुर्ग एक बार फिर हैरान रह गया। ये लड़का लालची तो था, लेकिन अपनी हदें पार करना भी बखूबी जानता था। ये बेहद दुर्लभ था। कुछ लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने का तरीका नहीं पता था और वे साधारण ढंग से काम करते हुए बिना किसी लक्ष्य के जीवन व्यतीत करते रहे। ऐसे लोग अवांछनीय थे। कुछ अन्य लोग अपनी हैसियत को समझे बिना लालची थे। अहंकार के कारण वे अंततः स्वयं को विनाश की ओर ले जाते। इसे इस कहावत से समझाया जा सकता है, मनुष्य धन की खोज में मरता है और पक्षी भोजन की खोज में मरते हैं। ऐसे लोग तो और भी अवांछनीय थे। इस 12 वर्षीय बच्चे की बात करें तो उसका दिमाग इतना चतुर था, वह लीक से हटकर चलता था, फिर भी अपनी सीमा जानता था और शिष्टाचार का बोध रखता था। ऐसे गुण होना वाकई आसान नहीं था। उस बच्चे को ये बात समझ आ गई थी कि वह उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जिद नहीं की थी। बच्चे, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। तुमने सही अनुमान लगाया, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। मुझे तुम्हारी पाक कला में बहुत रुचि है, लेकिन पाक कला तो बस मुंह को आनंद देने वाली चीज है। मेरे लिए किसी को शिष्य बनाना बहुत बड़ी बात है। सच कहूं तो मैं इतने सालों से एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में हूं, लेकिन तुम्हारी शारीरिक बनावट ठीक नहीं है, इसलिए तुम में योग्यता की कमी है। हालांकि मेरी बात कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच है। ये युन पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने शांत भाव से कहा, मुझे पता है। आहा, अच्छा हुआ कि तुम समझ गए। तुम अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा होशियार हो। तुम कोई शैक्षणिक परीक्षा देकर कोई छोटा मोटा अधिकारी बन सकते हो। जब ऐसा हो जाएगा तब तुम्हें खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तायाह दिव्य साम्राज्य में वास्तविक सरकारी अधिकारी विशेषज्ञ होते थे। चूंकि तायाह दिव्य साम्राज्य सैन्य अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए चाहे वह सेनापति हो या जिला मजिस्ट्रेट, वे सभी कम से कम मार्शल आर्ट के जानकार तो होते ही थे। जो लोग मार्शल आर्ट का अध्ययन तो कर सकते थे लेकिन उसका अभ्यास नहीं कर सकते थे, वे ज्यादा से ज्यादा सलाहकार या क्लर्क जैसे छोटे अधिकारी बन सकते थे। ये देखकर कि ये युन स्पष्ट रूप से उनकी बात नहीं सुन रही थी, मोटे बुजुर्ग ने आगे कहा, अभ्यास के मामले में मन का महत्व कम नहीं है, लेकिन मुख्य बात व्यक्ति की प्रतिभा है। इस दुनिया में जहां संसाधन अनमोल हैं, एक योद्धा के संसाधन विभिन्न खजाने और वीरान अस्थि अवशेष हैं। एक बड़े कबीले में वीरान अस्थि अवशेष सीमित होते हैं और केवल सबसे प्रतिभाशाली लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती है। प्रतिभाशाली लोगों को निर्जन अस्थि अवशेष को आत्मसात करने से बहुत लाभ होगा, जबकि अप्रतिभाशाली लोगों के लिए वही निर्जन अस्थि अवशेष उनकी शक्ति में केवल 10वें हिस्से तक ही वृद्धि करेगा। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, शक्ति में वृद्धि करना उतना ही कठिन होता जाएगा। उस स्थिति में कोई भी परिवार इसे वहन करने में सक्षम नहीं होगा। उस मोटे बुजुर्ग की बातें सुनकर ये युन को बात अच्छी तरह समझ आ गई। उसे जियांग शिया और उसे साधना के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन इस बुजुर्ग की बात सुनने के बाद ही उसे यह बात स्पष्ट रूप से समझ आई। सीमित संसाधनों की स्थिति में प्रतिभा वास्तव में महत्वपूर्ण थी। लियन चेंगयू की पर्पल ब्लड क्षेत्र में प्रवेश करने की महत्वाकांक्षा स्वाभाविक थी, क्योंकि उसमें प्रतिभा थी। यदि उसमें प्रतिभा की कमी होती तो संपूर्ण लियान कबीले के हर्ब माउंटेन और वीरान हड्डियों के बावजूद भी लियान चेंगयू कभी भी पर्पल ब्लड क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होता। ये युन अपनी स्थिति से भली भांति परिचित था। वह एक साधारण युवक था। वह स्वभाव से एक सामान्य इंसान था और उसका मार्शल आर्ट परिवारों से कोई संबंध नहीं था, तो फिर उसमें मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की प्रतिभा कैसे हो सकती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके जड़ी बूटियों और वीरान हड्डियों की ऊर्जा को अवशोषित करने के बारे में सोचते हुए उसकी साधना की गति वास्तव में तेज थी। ये सब स्पष्ट रूप से बैंगनी क्रिस्टल की ही देन थी। उसके हृदय में स्थित बैंगनी क्रिस्टल के कारण उसकी प्रत्येक धड़कन उसके शरीर के हर हिस्से में ऊर्जा का संचार करती थी, जिससे उसकी शारीरिक क्षमता में सुधार होता था। ऊर्जा अवशोषण की यह विधि उन अन्य योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक कारगर थी जो ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपने पेट का उपयोग करते थे। इन बातों को समझने के बाद ये युन के विचार और स्पष्ट हो गए और उसने अपना सिर उठाकर मोटे बुजुर्ग की ओर देखते हुए कहा, मुझे आपके शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि उन्होंने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, इसलिए ये युन जिद नहीं करना चाहता था। दरअसल अगर वह बूढ़ा उसे शिष्य बनाना भी चाहता तो भी ये युन को बहुत सोच समझकर फैसला लेना पड़ता। आखिर उसके शरीर में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। अगर उसने बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति की विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया तो उसके गुरु को यह रहस्य पता चल सकता था और इसके परिणाम अकल्पनीय हो सकते थे। मुझे महोदय से एक चमत्कारी औषधि चाहिए, चाहे वह भयंकर पशु का सार हो, निर्जन पशु का मांस हो, जड़ी बूटियां हो या फिर निर्जन हड्डियां ही क्यों न हो। ये शब्द सुनकर मोटे बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, तुम तो छोटी सी बात का बड़ा फायदा उठाना बखूबी जानते हो। तुमने सोचा था कि एक वीरान हड्डी के अवशेष को मेरे द्वारा दिए गए कुछ मुर्गों के बदले में तुम सही रास्ते पर हो। उसकी अंगूठियों में संग्रहित निर्जन अस्थि अवशेष सभी उच्च गुणवत्ता के थे।
उन्हें कुछ व्यंजनों के बदले में देना कोई मामूली बात नहीं थी। लगता है तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो, उसने उस बच्चे को नापसंद करते हुए सिर हिलाया जिसे सिखाया नहीं जा सकता था। तुम अब भी मार्शल आर्ट के रास्ते पर चलना चाहते हो। टेम्पर्ड बॉडी की अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन तुमने कभी मार्शल आर्ट का सही अभ्यास नहीं किया। क्या तुम्हें कोई अभ्यास तकनीक आती है? क्या तुम्हें कोई युद्ध तकनीक आती है? क्या तुम्हें आत्मा साधना की तकनीक आती है? बिना किसी गुरु या किसी नियमावली के क्या तुम स्वयं सीखकर पर्पल ब्लड लेवल तक पहुंचने की योजना बना रहे हो? कई सारे व्यंग्यात्मक प्रश्नों के बाद ये यून को सब कुछ याद आ गया। साधना तकनीक, युद्ध तकनीक, आत्मा साधना तकनीक। हालांकि ऐसी बहुत सी बातें थी जो उसे समझ में नहीं आती थी, लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं थी। निस्संदेह उसे वे बातें खुद ही सीखनी थी। जहां तक उस बैंगनी रक्त क्षेत्र की बात है जिसका जिक्र मोटे बुजुर्ग ने किया था, बैंगनी रक्त क्षेत्र ये यून का लक्ष्य नहीं था। ये यून जानता था कि बैंगनी रक्त क्षेत्र से भी कहीं अधिक उच्चतर क्षेत्र मौजूद है। जब उसे रहस्यमय बैंगनी क्रिस्टल कार्ड मिल गया था, तो वह कैसे सिर्फ एक बैंगनी रक्त योद्धा बनकर क्लाउड वाइल्डनेस के एक छोटे से कबीले में किसी आम आदमी की तरह जीवन बिता सकता था। बेशक वह अपने लक्ष्यों का जिक्र नहीं कर सका, वरना लोग उसे पागल समझेंगे। ये यून ने कहा, मैंने वास्तव में युद्ध तकनीकों और आत्मा साधना तकनीकों से कोई संपर्क नहीं किया है। लेकिन साधना तकनीकों की बात करें तो मैंने ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट नामक एक तकनीक का अभ्यास किया है। ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट। मोटे बुजुर्ग के चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखाई दी। क्या तुम सच में इस तरह की मुक्केबाजी तकनीक जानते हो? ये ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट ताया दिव्य साम्राज्य की सर्वोच्च साधना तकनीक मानी जाती है। मुझे भी लगता है कि इस तकनीक में कई खूबियां हैं। यह एक उत्कृष्ट तकनीक है। अगर हाँ, तो क्या तुम्हारा कोई गुरु है जिसने तुम्हें ये सिखाई है? हालांकि ताया दिव्य साम्राज्य द्वारा ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट को आम जनता के लिए खोल दिया गया था, लेकिन क्लाउड वाइल्डनेस में रहने वाले एक गरीब बच्चे के लिए इसे सीख पाना दुर्लभ था। उस मोटे बुजुर्ग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यून को ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने इसे चुपके से तब सीखा जब कबीले के लोग इसका अभ्यास कर रहे थे। गुप्त रूप से सीखा, मोटे बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट बुनियाद तो हो सकती है, लेकिन यह आसान नहीं है। बुनियाद की कमी के कारण ये बच्चा सही तरीके से सिखाए जाने पर भी कुछ कैसे सीख सकता है? छुपकर सीखना तो और भी मुश्किल है। छुपकर सीखना नकल करने के बराबर था। मुख्य बिंदुओं को समझना कठिन था। इसके अलावा क्लाउड वाइल्डनेस के ऐसे पिछड़े और गरीब गांव में किस तरह का अच्छा मालिक हो सकता है? जिस व्यक्ति ने इस बच्चे को ये तकनीक सिखाई वह शायद नौसिखिया ही था। उसका ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट कितना कारगर हो सकता है? एक साधारण शिक्षक और बच्चा चुपके से सीख रहा था, इसलिए उसने कुछ सती तरकीबें सीख ली होंगी और सोचा होगा कि वह अच्छा है। यह मामला उस मोटे बुजुर्ग द्वारा क्लाउड वाइल्डनेस के लोगों को नीचा दिखाने का नहीं था, बल्कि क्लाउड वाइल्डनेस के लोगों का ज्ञान सीमित था। उन्हें यह नहीं पता था कि बाहरी दुनिया कितनी बड़ी है या वहां कितने विशेषज्ञ मौजूद हैं। क्या ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट को गुप्त रूप से सीखा जा सकता है? क्या तुम धनुष की डोरियों जैसी नसों को जानते हो? क्या तुम हड्डियों के भीतर की गड़गड़ाहट को जानते हो? क्या तुम कंपन पैदा कर सकते हो? मोटे बुजुर्ग ने पूछा। मार्शल आर्ट की बुनियादी बातें जानने वाले लोग आसानी से ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट का प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन वे सब अतिरिक्त ज्ञान रखते थे। उन्हें ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट का सार नहीं पता था। ये यून ने हाथ जोड़कर कहा, मुझमें ज्ञान की कमी है, लेकिन मुझे धनुष की डोरी जैसी नसों और हड्डियों के भीतर की गर्जना के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता है। 9 बादलों में गड़गड़ाहट, अचानक धनुष से झुंड का गिरना ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट के सेट का मुख्य परिणाम था, तो ये यून को ये कैसे पता नहीं चलता? वह मेरिडियन क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही अपनी नसों में चटकने की आवाजें पैदा कर सकता था, जिससे जंगल के पक्षी डर जाते थे। अब उसकी नसें पूरी तरह खुल चुकी थी, उसका रेन डू एयर माई खुल चुका था और उसका शरीर दृढ़ हो चुका था। ये यून ने अपने भीतर ऊर्जा को समुद्र की लहरों की तरह उमड़ता हुआ महसूस किया। अगर अचानक उस मोटे बुजुर्ग और सफेद वस्त्रधारी लड़की का आगमन न हुआ होता, तो ये यून अपनी साधना की प्रगति देखने के लिए ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट का अभ्यास कर लेता। हाँ, तुम्हें तो काफी कुछ पता है। मोटे बुजुर्ग को ये यून की उपलब्धियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। चूंकि तुमने ऐसा कहा है, तो मैं देखना चाहता हूं कि तुमने किस स्तर की शक्ति हासिल की है। मोटे बुजुर्ग के हंसते ही अचानक उनके मन में ये यून को सबक सिखाने की घिनौनी इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपना सिर घुमाकर लिन शिंटोग से कहा, शिंटोग, ताया दिव्य राज्य की इस यात्रा के दौरान मैंने तुम्हें ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट दिया था ताकि तुम इसे सरसरी तौर पर देख लो, है ना? इस साधना तकनीक का अभ्यास तुमने लगभग आधे महीने तक किया होगा। भले ही तुमने इस पर ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन कुछ तो उपलब्धि जरूर होगी। क्यों ना आप इस बच्चे के साथ अभ्यास करें और उसे कुछ सुझाव दें। ठीक है, तुम्हें भी अपना स्तर कम करना चाहिए। इसे मॉर्टल ब्लड के तीसरे स्तर तक कम कर लो, थंडरस ठीक रहेगा। इस बच्चे को चोट मत पहुंचाओ।